हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आप सभी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आईआईटी जैम 2022 का जो पेपर हुआ था फरवरी में, उसका एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इससे पहले मैंने आईआईटी जैम 2021 का वीडियो बनाया था, केमिस्ट्री पेपर विद अ डिटेल सोल्यूशन, जिसको 23 के व्यूज़ हैं। तो अगर आपने 21 का भी एक डिटेल सोल्यूशन चाहिए जो कि 2.5 घंटे के नियर अबाउट था, और ये वाला वीडियो भी मेरा नियर अबाउट इतना ही जाने वाला है, क्योंकि मैं 1 to 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाती हूँ। सो फर्स्ट के पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं जैम 2022। इन्होंने कहा द रीएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, कि मेरे पास ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज होगा। सो बेसिकली आप इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपका कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर आपका एसिड है। यहाँ पर आपका कीटोन नहीं है बट एसिड आपका प्रेजेंट है। तो नो डाउट बच्चा ऐसे डिफरेंशिएट कर लेता है कि यहाँ पर कंफर्मली क्या हुआ है, कीटोन का रिडक्शन हुआ है। अब कीटोन का रिडक्शन किस में हुआ है, कीटोन किस में रिड्यूस हो गया, आपका एल्केन में। तो अब हमें सोचना होगा कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बनाए। तो आइए इसका डिटेल मैकेनिज्म करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि एक रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएगी। एक्चुअल में देखा जाए तो आईआईटी जैम 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्लेमेंजन रिडक्शन का। यहाँ पर हुई है बच्चों क्लेमेंजन रिडक्शन। इससे आपकी रिएक्शन भी तैयार हो जाएगी और आपका मैकेनिज्म भी तैयार हो जाएगा। दैट्स अ क्लेमेंजन रिडक्शन। अब देखो क्लेमेंजन रिडक्शन के कैसा प्रोसीजर होता है। आपके पास कोई भी कीटोन ग्रुप होगा। बेसिकली मैंने यहाँ पर अपना कोई भी कीटोन ग्रुप बनाया। यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, उसके लिए आपको यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करना है। सो क्लेमेंजन रिडक्शन में होता है क्या है कि मेरे पास यूज होता है, यहाँ पर क्या यूज होता है बच्चों, यहाँ पर यूज होता है आपका जिंक। क्लेमेंजन में जो रिएजेंट है वो है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल मर्करी और आपका HCl। अब ये मेरा रिएजेंट यूज होगा, बट ये कैसे मैकेनिज्म शो करेगा, आइए उस मैकेनिज्म की तरफ एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास होगा जिंक होगा, और HCl में क्या होगा, H+NCl नेगेटिव होगा। तो मेरे पास जो यहाँ से ये जिंक जो मेरा मेटल है और साथ में मेरा कौन है, Cl नेगेटिव है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे क्लोरीन नेगेटिव से। क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट होगा और जिंक मेरा अटैक करेगा सबसे पहले कार्बोनिल सेंटर यानी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, यानी कि यहाँ पर आपका O नेगेटिव, यहाँ पर आपका R1 ग्रुप, यहाँ पर आपका अबव द प्लेन दिस इज अ जिंक, और यहाँ पर क्लोरीन। बिलो द प्लेन मैंने बना दिया अपना R2 ग्रुप ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगी, मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पर H+, यानी मेरा प्रोटोन जो रिलीज हुआ था, सॉरी जो प्रोटोन मेरा रिमेनिंग था उसको मैंने यूज किया। होता क्या है, बेसिकली O नेगेटिव इस प्रोटोन के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर O, एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और इसके साथ आपका R2 ग्रुप भी है, राइट। स्टीरियो के साथ समझेंगे, ये जिंक है, ये क्लोरीन है, और यहाँ पर आपका R1 ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होने का मतलब है कि यहाँ पर माइनस के H2 हो गया। माइनस H2 होने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, देखिए ये मेरा एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ पर आपका R1 ग्रुप लगा हुआ है, इसी कार्बन के साथ R2 ग्रुप लगा हुआ है, साथ में इसके साथ एक कार्बोकेटायन आ गया, और साथ ही साथ इसके साथ जिंक और क्लोरीन भी आ गए। बेसिकली यहाँ पर एक कार्बोकेटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होने के बाद मैंने फिर से इसमें जिंक को डाला। जिंक कैसे अटैक करेगा, Cl होगा, Cl जो नेगेटिव होता है अटैक ऑन जिंक, और फिर जिंक के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा कहाँ पर अटैक करेंगे, वो इस बार करेंगे क्लोरीन पर अटैक। क्लोरीन पर अटैक करने का मतलब है कि ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यानी कि मेरे पास फॉर्मेशन देखो किसका होगा, जैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो मेरे पास फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर मेरा कार्बन एटम है, इस कार्बन के साथ एक आपका R1 कनेक्ट है, इसी के साथ आपका R2 कनेक्ट है। साथ ही साथ ये वाला जो मैंने यहाँ पे कहा है कि ये मेरा क्लोरीन था, ये वाला Zn यहाँ पर आ जाएगा, और देखो रिमूव क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका Zn वाला चला जाएगा, ZnCl2 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, एंड उसके साथ एक जिंक तो अभी लगी रहा, ठीक है।
सो ये फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद आप फिर से यहाँ पर H+ को बुलाएंगे। अब H+ क्या करेगा, फिर से आपने H+ को बुलाया तो ये नेगेटिव इस H+ पर अटैक करेगा, मेरे पास आ जाएगा R2 R1 और यहाँ पर आ जाएगा जिंक। फिर से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिंक के ऊपर पॉजिटिव है, आप फिर से क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक आपका हाइड्रोजन एटम आपने नया लगा दिया, फिर से ये यहाँ जा सकता है। अगर ये यहाँ पर जाएगा तो मेरे पास बनेगा R1, यहाँ पर बनेगा R2, यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन और यहाँ पर मेरा कार्बो एनायन। क्लेमेंजन रिडक्शन में कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब मैंने फिर से यहाँ पर H+ को डाला, इसने इसके ऊपर अटैक किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा R1, यहाँ पर R2, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और, तो ये क्या हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये मेरा क्लेमेंजन रिडक्शन है जिसके अंदर मैंने क्या किया, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको PDF भी मिलेगा, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन पेपर और आपको ये जो मेरा सोल्यूशन है इसका PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम के लिंक से ले लेना। सो क्लेमेंजन रिडक्शन में मेरे पास रिएजेंट क्या यूज होता है, जिंक मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट, जिंक मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अभी देखो कि सबसे पहले क्लोरीन क्या करेगा, जिंक पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से वो अटैक करता है कार्बो, जो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। फिर वहां से क्या होता है, वहां से आपका क्या होगा जी, वहां से आपका O- बनेगा, वो H+ पर अटैक, रीअरेंजमेंट करते 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 आपके पास एक ऐसा टाइम आएगा कि इस कार्बोनिल की जगह आप वहां पर 2 हाइड्रोजन एटम को लगाएंगे। सो दिस इज द क्लेमेंजन रिडक्शन, अगेन इट्स अ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। आइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। यहाँ पे एग्जामिनर ने हमसे सवाल पूछा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो D ऑप्शन था, जिसने D लगाया दैट्स वेरी करेक्ट। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऑर्गेनिक का था। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि आपको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बताना है। भाई यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है। तो देखा जाए तो अगर ये यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से वाली, बोरेन वाली, बोरेन वाली ऑक्सीडेशन हो रही है, बट आप लिखते थे वहां पर BH3, एग्जामिनर ने आपको दे दिया BD3, ड्यूटेरियम डाल के दे दिया, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आइए इसका भी डिटेल मैकेनिज्म सीखते हैं। चलिए बच्चा, इसका भी हम क्या करेंगे, डिटेल मैकेनिज्म सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आपको PDF यहाँ पर मिलेगा, यही जो मेरी स्लाइड्स है यही आपको मिल जाएंगी। तो देखो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाला जो है दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपके सेकंड वाले का नाम बन जाएगा, इट्स अ हाइड्रो। सभी नोट्स के क्वेश्चन है ये हमारे, हमने नोट्स में सब पढ़ा रखा है। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, जो कि करता क्या है, जो आपका एल्कीन का ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर बच्चा, अल्कोहल के अंदर। ये मेरे पास एल्कीन का ट्रांसफर किस में करेगा, अल्कोहल के अंदर। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक शॉर्ट में समझाना चाहूँ इस रिएक्शन को, मैकेनिज्म भी करेंगे इसका, अगर मैं आपको बताती हूँ तो मेरे पास ऐसे यहाँ पर देखिए ये है, आपको क्या दे रखा है, आपको पता है कि एल्कीन का अल्कोहल बनने वाला है, कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। आपको रिएजेंट दे रखा है BD3, तो बेसिकली BD3 यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बीच में आकर लग जाएगा, एक तरफ D और दूसरी तरफ आप इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस करने वाले साथ में, तो आपके पास OH आ जाएगा, यानी मिथाइल यहाँ पहले से था, एक तरफ D आ जाएगा और एक तरफ आपका OH आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ कैसे फॉर्मेशन होगा, मतलब हमें तो एग्जामिनर ने ऑप्शन में दे रखा है अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। सो हमेशा याद रखना, हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन होती है ये आपकी सिन एडिशन होती है। ये कैसी होती है, आपकी सिन एडिशन रिएक्शन होती है। सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि आप यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन करेंगे, जैसे आपके पास एक कंपाउंड था, सिन एडिशन का मतलब है आपके पास फॉर्मेशन होगा बिलो द प्लेन। अगर आपका CH3 है तो आपका जो अबव द प्लेन कौन चला जाएगा, जो आप लेकर आए हो वो D अबव द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या जाएगा, ये भी अबव द प्लेन क्या आ जाएगा, BD2 आ जाएगा, और बिलो द प्लेन आपका क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या ऐड ऑन किया होगा, मैंने इसके अंदर H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, जैसे ही मैंने इसका पेरोक्साइड किया तो पेरोक्साइड से क्या होगा, ये जो BD2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये BD2 सीधा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ CH3 है बिलो द प्लेन, यहाँ अबव द प्लेन आपका D है, ड्यूटीरियम है, यहाँ बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पर अबव द प्लेन आपका OH, यानी जिस प्लेन में आपका ड्यूटीरियम है उसी प्लेन से आपका OH भी, जिस प्लेन में आपने ये ऐड किया था उसी प्लेन में आपने इसको भी ऐड किया। दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में देखो सीधी आई हुई है, पेपर में भी सीधी रिएक्शन आई हुई है। इट्स अ वेरी ईजी रिएक्शन, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा में करने की ज़रूरत है, बट फिर अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर इसका मैकेनिज्म करा देती हूँ। देखिए इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हैं तो बेसिकली मेरे पास इसमें होगा क्या कि यहाँ पर मेरा मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पर मेरा B, यहाँ पर ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम एंड ड्यूटीरियम।
तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है बोरोन पर अटैक करेगा एज यू नो, और ये यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे यहाँ पर अटैक करता है तो मेरे पास देखिए फॉर्मेशन किसका होगा, अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर अबव द प्लेन डी और बिलो द प्लेन आपका मिथाइल ग्रुप, साथ में यहाँ पर आ जाएगा अबव द प्लेन बी D2, ठीक है, और साथ में क्या आपका OH2 है ना, OH2 OH नेगेटिव लिख दो आप इसे, क्योंकि मेरे पास क्या था परोक्साइड है, मैं यूज़ क्या कर रही हूँ परोक्साइड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं परोक्साइड को कैसे लिख सकती हूँ, मैं परोक्साइड को लिख सकती हूँ O नेगेटिव H ऐसे, दिस इज द परोक्साइड। वो इसके ऊपर अटैक करेगा, वो भी कहाँ से अटैक करेगा, अगर ये अबव द प्लेन है तो वो भी अबव द प्लेन से ही अटैक करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा, और साथ में क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए यहाँ अबव द प्लेन आपका ड्यूटेरियम, ये बिलो द प्लेन चला गया, ये अबव द प्लेन चला गया, यहाँ पर आपका बन गया BD2, इसी के साथ ऑक्सीजन, उसके साथ O और उसके साथ H। फर्दर आपको पता है कि नेगेटिव है यहाँ पर, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेकआउट हो जाएंगे, ये BD2 यहाँ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ये BD2 यहाँ से निकल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन को निकलना पड़ेगा, OH नेगेटिव मेंटेन रहेगा, ऐसे बन जाएगा। देखो दिखाती हूँ कैसे, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपका BD2 और ये सब आपका अबव द प्लेन है। यहाँ पर भी क्या है ड्यूटेरियम आपका अबव द प्लेन है, मिथाइल आपका बिलो द प्लेन है। अब मेरे पास OH नेगेटिव फिर से आएगा जो कि इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर मेरा ड्यूटेरियम आ जाएगा, यहाँ पर बिलो द प्लेन, यहाँ पर आपका अबव द प्लेन, और ये आपका BD2 के साथ आपका OH आ गया। थोड़ी देर बाद यहाँ से आपको पता है कि इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे चला जाएगा वापस, ये वापस से यहाँ चला जाएगा, ये वापस से यहाँ पर चला जाएगा, और फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन किसका होगा देखिए जरा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर अबव द प्लेन आपका ड्यूटेरियम है, बिलो द प्लेन आपका मिथाइल है, और साथ में आपका यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, जी हाँ यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा आपका OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर आपका OH ग्रुप आ जाएगा इस पोजीशन पर आपका एक, क्योंकि H प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पर आपका OH ग्रुप आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, अगर नहीं आई है तो एक बार क्लास को थोड़ा बैक करके देखेगा, बिकॉज अगर आपने देखो रिएक्शन पढ़ी है तब तो आपको इजीली समझ आ जाता है कि मैकेनिज्म क्या है। अब अगर आपने पढ़ी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो समझने की कोशिश करो, ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में थोड़ी टफ होती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप चलते चलिए आगे आगे धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा B ऑप्शन एकदम से करेक्ट जाएगा, यहाँ पर मेरा B ऑप्शन एकदम से करेक्ट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तो इसने D और M ही गलत लगा रखा है, यहाँ पर भी गलत लगा रखा है, और यहाँ पर भी गलत लगा रखा है, ठीक है, अबव द प्लेन आएगा ये, इसलिए B इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कहते हैं द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इट्स अ वेरी इजी रिएक्शन, उसने कहा कि मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है और कहीं ना कहीं आपको याद हो, दिस इज द कैंजारो रिएक्शन। स्टार्टिंग में ही सारी नेमिंग रिएक्शन है, दिस इज द कैंजारो रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो कितनी ईजी है, कैंजारो रिएक्शन। अब देखो कैंजारो रिएक्शन में क्या होता है, इसका मैं मैकेनिज्म दिखा दूँ आपको डायरेक्टली, आइए इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। ओके, तो अभी देखो हमारा जो आंसर नंबर थर्ड है, आंसर नंबर थर्ड क्या है हमारा, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन में आपके पास होता है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पर अच्छा एल्डिहाइड होगा ना सच, यहाँ पे तो OH नहीं H होगा, एल्डिहाइड है तो H लगा दिया हमने, यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड H। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें कैंजारो रिएक्शन करनी है। कैंजारो रिएक्शन में कुछ नहीं करना चाहिए, OH नेगेटिव आएगा सीधा, आपको पता है OH नेगेटिव कहाँ अटैक करता है, मेरे कार्बोनिल पर अटैक करेगा। जैसे ही मेरे कार्बोनिल पर अटैक करेगा फॉर्मेशन किस चीज़ का हो जाएगा, देखिए बच्चा, अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, इसका तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऐसा अच्छा, यहाँ पर बन जाएगा मेरा O नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पे H। अब फिर से मैं इसमें क्या कराऊंगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, फिर से मैंने OH नेगेटिव बेस को डालना है, बेस क्या करेगा मेरे H प्लस को खाएगा, जैसे ही मेरे बेस ने H प्लस को खाया तो अपने पास फॉर्मेशन किसका होगा, देखिए अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसे O नेगेटिव आ गया, एक पहले से ही था, एक और नया आ गया। अब ये O नेगेटिव नीचे जा सकता है जी, बिल्कुल जा सकता है, जैसे ही नीचे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन होगा O नेगेटिव, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है, ये बन गए। अब इसके बाद मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने फिर से इसमें वाटर का एडिशन करा दिया,
मैं जैसे ही यहाँ पर वाटर को लेकर आती हूँ तो वाटर का H+ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में यहाँ पर वाटर का क्या होगा, H+ आ जाएगा। ये जैसे ही H+ यहाँ आएगा, ठीक है, वाटर का H+ इस पर अटैक करेगा, OH नेगेटिव रिमूव। तो देखो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे करके, क्योंकि हाइड्रोजन तो काउंट ही नहीं करते ना अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ फॉर्मेशन हो गया OH का, साथ ही साथ मेरे पास यहाँ हो गया ONA+ का, O नेगेटिव Na+ और नीचे आपका OH, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट में पूछा था हमसे कि फाइनलाइज प्रोडक्ट क्या है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, मेरे अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बना ना ए बना, ए इज द राइट ऑप्शन, यही तो बना मेरा, O नेगेटिव के साथ Na, और ये कैंजेरो रिएक्शन है जी, और मैकेनिज्म आपके सामने, दिस इज द कैंजेरो रिएक्शन, और यही आपका ए प्रोडक्ट बना। आप इस मैकेनिज्म को भी एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब ऑर्गेनिक के 3 ही थे और तीनों आपके नेम रिएक्शन थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उसने कहा कि आपको बताना है वन द ग्रुप ऑफ द फर्स्ट मेटल इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो देखो बच्चा, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जब आपका मेटल होता है, ग्रुप फर्स्ट के मेटल होते हैं, एक्सेस एयर में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैंने लिथियम को लिया, मेरे पास लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जनरली लिथियम I2 यानी ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन हुआ जी, यहाँ पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। 4 लिथियम ऐसे करके, बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, यहाँ पे 2 लिथियम आ जाएगा। अगर मैं सोडियम के अंदर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराती हूँ, अगर मैं सोडियम के अंदर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगा जी परऑक्साइड का। सोडियम क्या कराता है जी, परऑक्साइड का फॉर्मेशन कराता है। यही अगर मैं के साथ O2 को कराऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर KO2 बन जाएगा, KO2 बन जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन, इसका नाम हो जाएगा सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था, एग्जामिनर ने से आपसे पूछा था कि K+O2 क्या बनाता है, C इज द राइट ऑप्शन, बिना कुछ ज़्यादा हमें करने की बजाय C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमसे पूछ रहा है, कहता है विच इज द बेस्ट सिचुएटेड फॉर अफेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर आपका ये COH का ये अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है, बट यहाँ कौन है, यहाँ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का क्या कर दिया, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें सोचना है कि ऐसा क्या करें, इनमें से क्या यूज होगा जो एल्डिहाइड का। देखो बेसिकली ये टॉलिन्स रिएजेंट है, यहाँ पर क्या है, ये टॉलिन्स रिएजेंट, और टॉलिन्स रिएजेंट का काम क्या है, टॉलिन्स रिएजेंट का काम होता है एल्डिहाइड को सीधा किस में कन्वर्ट कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो बेसिकली मेरे पास इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि जो मेरा टॉलिन रेस्ट है, जो यहाँ पर हमारा टॉलिन्स टेस्ट होता है, दिस इज द टॉलिन टेस्ट, जो कि सबसे हेल्पफुल होता है एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन कीटोन है कौन आपका एल्डिहाइड है। तो इसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, देखो आपके पास कोई भी ऐसे कीटोन ग्रुप होगा, राइट, या सपोज एल्डिहाइड ग्रुप होगा, सपोज मेरे पास ये एल्डिहाइड है। अब मैंने इसके अंदर क्या डालना है, सबसे पहले 2 Ag+ डालने और साथ में 2 OH नेगेटिव। तो मेरे पास फॉर्मेशन किसका होगा, RC डबल बॉन्ड OH, साथ में 2 Ag निकल आएंगे और साथ में आपका क्या आएगा, वाटर भी आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये फॉर्मेशन हो गया। अब एग्जामिनर ने देखो क्या ही तो कहा था, यही तो कहा एग्जामिनर ने, यही तो कहा है कि आपके पास एल्डिहाइड होगा और आप उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। जी हाँ, हम बना सकते हैं, और ऑप्शन क्या आ जाएगा, D इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको क्या बताना था, ज़ैनन F8 नेगेटिव का शेप बताना था। तो बेसिकली मुझे किसका बताना है, ज़ैनन F2 नेगेटिव, F8 नेगेटिव, क्वेश्चन नंबर 6। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बताना है ज़ैनन F8 नेगेटिव। तो बेसिकली इसको लिखेंगे कैसे, ज़ैनन 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके पास पहले से ही थे और 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे तो फ्लोरीन ही चली गई, 8 तो इसके बॉन्ड पेयर हो गए। मैं लिख सकती हूँ अगर मुझे स्टेरिक नंबर निकालना है कि 8 इसके बॉन्ड पेयर हो गए, 1 इसका लोन पेयर हो गया, तो इसका तो स्टेरिक नंबर 9 चला गया। और ऐसे स्टेरिक नंबर के केस में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, बेसिकली यहाँ पर अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो दिस इज अ स्केयर एंटीप्रिज्म। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, स्केयर एंटीप्रिज्म बनता है। और बनता कैसे है वो, जैसे कि आपका ये ज़ैनन है, इस ज़ैनन के साथ आपका ऐसे कनेक्शन होगा, एक ऊपर होगा स्केयर और एक स्केयर नीचे होगा। सो दिस इज अ स्केयर एंटीप्रिज्मेटिक। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, यहाँ पर P3D5। P3D5 होती है स्केयर एंटीप्रिज्म की। तो मैंने स्टेरिक नंबर से ही निकाल दिया, अगर आपको स्टेरिक नंबर आते हैं तो इसका आंसर स्केयर एंटीप्रिज्म आप करके आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? तो बिना झिझक हम ए आंसर लगाते हैं। क्यों? बेसिकली हमें पता है कि बिकॉज द हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता है फ्लोरीन और आपके हाइड्रोजन एटम के बीच में, एंड द मॉलिक्यूल इज इन अ जिगजैग स्ट्रक्चर। आपको मैं बता देती हूँ, जो यहाँ पर वो एच बॉन्डिंग होती है वो ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर होती है। जिगजैग में बीच में हाइड्रोजन होता है, साइडों में फ्लोरीन होता है। हमेशा याद रखना, बीच में हाइड्रोजन होगा, साइडों में फ्लोरीन होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिख लीजिएगा कि आपका HF होगा वो करेक्ट होगा, और उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, बीच में आपका हाइड्रोजन, साइडों में आपके फ्लोरीन एटम। कहीं पर भी देख लेंगे बीच में हाइड्रोजन एटम, साइडों में फ्लोरीन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिर यही होगा जिगजैग मैनर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8, कहता है इसमें से डायरेक्ट मेटल और कार्बन का बॉन्ड किस में? डायरेक्ट मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या है, किसके अंदर प्रेजेंट है? यहाँ पे डायरेक्ट मेटल और कार्बन का। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, विटामिन या फिर कोएंजाइम 12। विटामिन या कोएंजाइम 12 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक ही बात है, विटामिन बोल दो या कोएंजाइम बोल दो। डायरेक्ट मेटल कार्बन का बॉन्ड कहाँ पर होता है? आपका कोएंजाइम B12 के अंदर। कोएंजाइम B12 के अंदर आपका क्या यूज होता है? डायरेक्ट मेटल और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8। ना द क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि बाय इनऑर्गेनिक का सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना था इफ द कंसंट्रेशन, कहता है अगर आपके पास रेट एक्सप्रेशन ऐसा है तो कंसंट्रेशन इसकी डबल होगी तो रेट कितना होगा? देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के। आप ऐसे ही लिखेंगे H2PO2 नेगेटिव और यहाँ पर OH नेगेटिव का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने रिएक्शन का क्या कर दिया, डबल कर दिया, अगर मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो मेरे रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, मुझे यही बताना है। और ऊपर से कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? हाँ जी बचाओ, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, अभी जो मैंने बनाया इसके रिस्पेक्ट में देखूंगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 ही आएगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर देखूंगी, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर कितना आएगा? 1। बट अगर कहता है कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो ऑब्वियसली रेट भी तो डबल होगा ना, क्योंकि रेट जो है, क्योंकि जो मेरा रेट है, जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? H2PO2 नेगेटिव के। जितना ज़्यादा ये उतना ज़्यादा रेट, जितना कम होगा ये उतना ही रेट आपका कम होगा। तो इसमें आंसर जो आएगा ना वो आएगा कि डबल ही रहेगा भाई। जो इसमें आंसर आना चाहिए वो डबल आना चाहिए। 9th क्वेश्चन का डबल आएगा। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा था नेचर ऑफ इंटरेक्शन गैस सॉलिड फेज इन द फिज ऑप्शन। फिज ऑप्शन के केस में यहाँ पे कौन सा आपका इनके बीच में इंटरेक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ फिज ऑप्शन की, तो फिज ऑप्शन में कौन सा होता है? फिज ऑप्शन में दूर से ही अटैचमेंट होती है जिसे हम कहते हैं वेंडरवाल एब्जॉर्प्शन, इसे हम कहते हैं वेंडरवाल एब्जॉर्प्शन। अगर मैं कीमोज ऑप्शन की बात करूँ तो कीमोज ऑप्शन में क्या होता है? कीमोज ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग होते हैं। वहाँ पर क्या होता है? आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो आपको बताना था कि यहाँ पर आपके पास गैस और सॉलिड में फिज ऑप्शन कैसा होगा? कोवेलेंट, हाइड्रोजन, वेंडरवाल या आयनिक। मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। तो मैंने अभी आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, एक बार आप 10 के 10 क्वेश्चन को रिमाइंड कर लें और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बताना था। सो देखिए, अगर हम यहाँ पर, तो हमें क्या दे रखा है? फिनाइल। ठीक है, यहाँ पर है मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर HOTS और मिथाइल। आपको जो रिएजेंट दे रखा है वो है NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और आपको हीटअप भी कर रखा है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइए इसका सोल्यूशन समझते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ फिनाइल है, यहाँ पर आपका OTS है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, देर इज़ योर मिथाइल एंड आई थिंक देर इज़ योर हाइड्रोजन, और नीचे आपका मिथाइल है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या ऐड ऑन किया है? NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, राइट। NaCN एसीटोन की प्रेजेंस में, राइट। अब आपको पता है कि NaCN क्या करेगा? ये तो हमें साइनाइड देगा, ये हमें साइनाइड देने वाला है, ठीक है। और जो एसीटोन है ये क्या है? ये हमारा एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। दिस इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक, प्रोटिक नहीं होगा ना, अप्रोटिक होगा वही। दिस इज द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, और ये आपका साइनाइड होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो साइनाइड इज द हाई एनर्जी होगी, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? SN2 रिएक्शन का फेवर कर रहे हैं। ये दोनों SN2, अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है तो रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है,
SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेंगे। SN2 मैकेनिज्म में कहाँ होगा, अब ये भी देखना है कि मैकेनिज्म होगा कहाँ पर हमारा। देखिए आपके पास एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है। अगर देखा जाए तो जो OTS है ये मेरा सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में होता भी क्या है कि आपके पास लिविंग ग्रुप को क्या होना होता है, जाना पड़ता है। अब मेरा जो साइनाइड होगा वो अटैक यहाँ करेगा और OTS को बाहर करेगा। और आपको ये भी पता है कि SN2 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन होता है, SN2 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन होगा, यानी कि मेरे पास ये जो रिएक्शन में OTS की जगह यहाँ साइनाइड आता है, यहाँ हाइड्रोजन है, बट रियलिटी में इसका इन्वर्जन होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ आपका साइनाइड आएगा। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। आई थिंक सो दैट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ठीक है, आपको देखना है। अब आप यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मिथाइल का भी क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, तो ये गलत है, क्योंकि इन्वर्जन सिर्फ एक ही का होगा। आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में उसने इन्वर्जन ही नहीं किया, इन्वर्जन तो करना ज़रूरी था। आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, क्योंकि उसने NC को इधर ही रखा है, आपका इन्वर्जन किया है। भले ही आपको यहाँ पर लग रहा हो कि मिथाइल फिनाइल का पोजीशन चेंज है, दिस इज नथिंग, अगर आप इसे रोटेशन कराते हो फिर से आपको वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। इसमें भी इसने कोई भी इन्वर्जन नहीं कराया, जो कि गलत ऑप्शन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये 12 ही था शायद आपका, ये आपका 11 क्वेश्चन आपका डन हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को रीड आउट करती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O2 है, जो कि आपका ये सारा डाटा करता है, स्पेक्ट्रा दे रखा है। इन सवालों में आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर सिग्नल कितने हाइड्रोजन्स के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में 5 सिग्नल, मतलब 5 डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। एक तो हमें ये आइडिया मिल गया। दूसरा 1720 के नियर अबाउट, यानी यहाँ पर कोई ना कोई कार्बोनिल भी प्रेजेंट होगा, तो इसके नियर अबाउट आप आंसर इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन कराती हूँ। देखो यहाँ पर आपके इनमें से आपको कोई एक मॉलिक्यूल बताना है, तो ये डाटा को अच्छे से समझें, और अगर आपको NMR आती है तो आप बहुत ईजिली इसका आंसर निकाल देंगे, अगर आपने NMR को पढ़ रखा है। और अगर आपको IR का भी याद है ना कि 1720 सेंटीमीटर किसके नियर अबाउट होता है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सो देखो मैं आपको यहाँ कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमसे जो कहा गया है, हमें जो डाटा जितना दे रखा है, द फॉर्मूला जो हमें दे रखा है, एक हाँ जी, NMR डाटा में हमें दे रखा है कि 1720 के करीब है। एक तो हमें ये अभी तक पता चला कि इसमें 5 टाइप के 5 हाइड्रोजन टाइप एग्जिस्ट करते हैं, 5 प्रकार का यहाँ हमारा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। साथ ही साथ हमें 1720 के नियर अबाउट दे रखा है, एक हमें दे रखा है 1720 के, और एक चीज़ और हमें दे रखी है कि यहाँ पर उसने कहा कि 9 to 10 ppm, और हमें पता है कि 9 to 10 ppm का मतलब ही क्या होता है, हमें कार्बोनिल के बारे में, ये जो शिफ्ट है वो किसकी इंडिकेशन कर रहा है, कार्बोनिल का, और कार्बोनिल में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एल्डिहाइड के इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें और तो शायद कुछ डाटा नहीं दिया इन्होंने। अब इतना तो कंफर्म है कि 1720 के नियर अबाउट एल्डिहाइड और 5 टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। 5 टाइप के हाइड्रोजन आपके अलग अलग उसमें प्रेजेंट है, कोई आपका सिंगलेट बना रहा है, कोई आपका डबलेट बना रहा है, आपको सभी के पॉइंट से काम करना है। तो देखो उसने मुझे कहा है कि मेरे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन सकता है, सबसे पहले एक बेंजीन तो देखो कन्फर्मली बनेगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा सारे ऑप्शंस में बेंजीन थी। अब बेंजीन के बाद अगर मैं देखूँ कि 5 प्रकार का हाइड्रोजन चाहिए, एक तो मेरे कार्बोनिल की वजह से आ जाएगा। सो बेसिकली क्योंकि 6 कार्बन यहाँ हो गए, 7 नंबर कार्बन ये हो गया, 8 नंबर कार्बन ये हो गया, ये आपका 8 नंबर कार्बन हो गया, ठीक है। इसके साथ मैंने एक एल्डिहाइड भी लगा दिया, तो मेरे 8 नंबर कार्बन यहाँ हो गए। अभी और क्या पेंडिंग है यहाँ पर, अभी देखो एक हाइड्रोजन का टाइप तो ये मिल गया, दूसरे हाइड्रोजन के टाइप यहाँ पर मिल गए, 2 टाइप के हाइड्रोजन होंगे, थर्ड टाइप का हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थर्ड टाइप का हाइड्रोजन, 4 टाइप का हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ पर मेरा क्या लगेगा, OMB ग्रुप यहाँ पर आकर लगने वाला है। कैसे पता चला मुझे अभी बताएंगे। एक आपका हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये वाले दोनों सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ पर सेम कौन कौन से हैं, ये जो है दोनों, ये दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसको मान लेते हैं एक टाइप का हाइड्रोजन। ये अलग टाइप का है 2, ये अलग टाइप का है 3, ये अलग टाइप का है 4, और ये अलग टाइप का है 5। तो ये तो कंफर्म है कि इसमें 5 हाइड्रोजन है, और अगर आप डाटा से भी मैच करोगे तो बिल्कुल सही एग्जैक्टली डाटा आएगा। 1720 का मतलब है कि नियर अबाउट एल्डिहाइड होगा, तो एल्डिहाइड हमने बना दिया, नहीं मतलब ये 1720 के नियर अबाउट होगा ना, तो वो हमने बना दिया एल्डिहाइड के नियर अबाउट। और उसके बाद उसने हमें कहा कि आपके पास 9 से 10 ppm तक का होगा, यानी ये भी आपको एल्डिहाइड का इंडिकेट कर रहा है। ये वाला मुझे कैसे इंडिकेशन मिला इस चीज़ का, क्योंकि उसने मुझे कहा यहाँ पर भी आपके 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर E, एक सेकेंड, तो ये सेम होगा, सॉरी ये तो सेम ही होंगे ना,
ये 4 4 तो सेम ही होंगे, ये वाला और ये देखो अभी तक 4 हुए, और इसके साथ भी तो होंगे ना, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, यानी ये 5वें नंबर का 5 टाइप के हाइड्रोजन अब बन गए हैं। ठीक है, तो उसने ना मुझे डाटा दिया है कि मेरे पास यहाँ पर जो हाइड्रोजन आइटम आएंगे वो सिंगलेट देगा। अब देखो सिंगलेट तो आपको तभी मिलेगा ना, यहाँ पे सिंगलेट बनने के चांसेस तो तभी है, और यहाँ पर उसने कहा कि ट्रिपलेट बनने के चांसेस है, तो ट्रिपलेट भी यहाँ पर इसीलिए बनेगा। तो पूरे डाटा के बेसिस पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ इसके लिए एनएमआर में ये आना चाहिए कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट है, कितना उनका शिफ्ट है, आईआर कितना आपका रखता है, और बाकी तो मुझे नहीं लगता, और आपको अगर जे वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज तो काम ऐसे भी चल जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ही आएगा। बहुत प्रैक्टिस के बाद आप इनके सही आंसर निकाल सकते हैं। सो आई थिंक सो दैट सी इज द राइट ऑप्शन। देखो पहले वाला क्यों गलत है, क्योंकि उसने ओएमई एस्टर बना दिया, एस्टर की तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, एस्टर की तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, इन तीनों में से एक ऑप्शन आना था, एस्टर की फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ी कर बैठा है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन जो बना रखे हैं उसने, अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, वो ट्रिपलेट नहीं देगा, तो ये भी गलत है। इसमें यहाँ पर बाकी सब कुछ तो सही था, बट इसमें हाइड्रोजन एटम मेरे वेरी कर रहे हैं, यहाँ मेरे हाइड्रोजन एटम वेरी कर रहा है, तो इस वजह से ये भी गलत है, मतलब 5 प्रकार का हाइड्रोजन नहीं बनेगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है, अगर 2s3 या 2-chloro-3 फिनाइल ब्यूटेन विद NaOETH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल के साथ रिएक्ट करे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा उसने कि 2s3R2-chloro, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ क्लोरीन बनेगा, यहाँ आपका फिनाइल ग्रुप बनेगा, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब उसने कहा कि इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, इसकी रिएक्शन करानी है स्ट्रॉन्ग बेस इथॉक्साइड के साथ। उसने रिएक्शन करने के लिए कहा है NaO इथाइल, यानी Na पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। सेकेंडरी क्लोरोएल्केन गिव द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो बेसिकली E2 मैकेनिज्म की बात कर रहा है, तो कैसे होगा वो जरा समझते हैं, हम यहाँ पे किस तरह से ये रिएक्शन कवर होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इथॉक्साइड, यहाँ पर क्या होगा, जो मेरी सेकेंडरी क्लोरोएल्केन है, ये क्योंकि क्लोरोएल्केन है, गिव द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड एल्कीन थ्रू E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, देखो समझाते हैं किस तरह से होगा। कार्बन 2 और कार्बन 3 के ऊपर क्या करना है आपने, नॉर्मली आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो आपके यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, सपोज यहाँ एक इसका अबव द प्लेन हाइड्रोजन एटम है, इसमें क्या है, इसमें भी अबव द प्लेन ही आपका हाइड्रोजन एटम है, ऐसा ही कुछ होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा दिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे C2C3 का C2C3 रोटेशन हुआ है, कार्बन 2 और कार्बन 3 का रोटेशन कराया। अब जब मैंने कार्बन 2 कार्बन 3 का रोटेशन कराया तो मेरे पास फिनाइल ऊपर चला गया, कार्बन 2 कार्बन 3 का रोटेशन कराया तो फिनाइल ऊपर चला गया। यहाँ मेरा कौन आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पहले ये 4 नंबर लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ हाइड्रोजन, ये 4 नंबर लिखा हुआ है। मिथाइल मेरा यहाँ चला गया और हाइड्रोजन एटम को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसीलिए किया ताकि इजीली रिमूवल हो जाए। यहाँ पर मेरा क्लोरीन है, नीचे कौन चला जाएगा, बिलो द प्लेन में मिथाइल चला जाएगा, और अबव द प्लेन में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम, C2C3 का रोटेशन कराने के बाद। अब मैं आराम से यहाँ पर E2 एलिमिनेशन कर सकती हूँ। अब मैं आराम से यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अपना E2 एलिमिनेशन किया जा सकता है। E2 एलिमिनेशन में क्या होगा कि जो भी मेरे पास यहाँ पर मेरा बेस था, दिस इज अवर बेस, ये क्या करेगा, ये सीधा आएगा और इस H को खाएगा। जैसे इसने H को खाया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और आपको पता है क्लोरीन ग्रुप यहाँ से आसानी से लीव हो जाएगा। अब क्लोरीन ग्रुप यहाँ से लीव हो गया तो देखो ये फिनाइल ग्रुप आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये बिलो द प्लेन था तो मिथाइल भी बिलो द प्लेन है, ये मिथाइल भी यहाँ आ जाएगा, और आपका एक मिथाइल इधर बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन। अब आप इनकी नंबरिंग करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं, तो क्या है कि नेमिंग में क्या होगा, सपोज आपको पता होगा कि ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट है, ये मेरा क्या है, सेकंड है। ऐसे ही प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं ना, प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ही देंगे हम, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। तो अगर सेम सेम आ जाता है, हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ही दिया जाएगा, अगर सेम सेम आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, जेड बन जाता है, वो आपका जेड बन जाएगा, है ना। अगर आपका सेम सेम आ जाएगा तो जेड बन जाएगा, तो जेड वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा, Z2 फिनाइल, Z2 फिनाइल ब्यूट 2 ईन, तो ये आपका आंसर आएगा, अपोजिट में जेड बन जाएगा, देखते हैं, Z2 फिनाइल ब्यूट 2 ईन, तो बी इज द राइट ऑप्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए तो ये बिल्कुल ही मतलब हमारे सिलेबस का क्वेश्चन है,
अब बच्चा ये तो पढ़ के जाता ही है, कहता है इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब देखते ही एकदम इस रिएक्शन में देखते ही हमें याद आ जाता है कि यहाँ पर क्या होगा, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट होगा। देखो नेमिंग वाली चीज़ें तो कभी छोड़कर कभी नहीं जानी चाहिए एग्जाम में, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। यहाँ क्या होगा आपका, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। फेवरेस्की रीअरेंजमेंट कैसे फॉलो होता है, आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में फेवरेस्की रीअरेंजमेंट है। उसने आपको कहा, क्योंकि जब आप नेमिंग करते हो ना, नेमिंग में सीधा हमें पता होता है कि इसके अंदर ये बनने वाला, इसमें ये अटैक होगा, इसमें ये वाला अटैक होगा। यहाँ पर मेरा है ब्रोमीन। तो रीअरेंजमेंट फेवरेस्की में क्या होगा कि आपके पास क्या दे रखा होगा, OMe होगा, यहाँ पे O नेगेटिव OMe। अब ये क्या करेगा, मेरे H को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसने H को ऑब्स्ट्रक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ मेरा Br ग्रुप था, इसके साथ मेरा यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ मेरा एक और Br लगा हुआ है। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये क्या हो सकता है कि ये O नेगेटिव नीचे आ सकता है। जैसे ही O नेगेटिव नीचे आएगा तो क्या हो सकता है, O नेगेटिव नीचे आया तो इस डबल बॉन्ड है ना, इसके यहाँ पर अटैक करना है ताकि मेरा Br एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाए। तो फेवरेस्की रीअरेंजमेंट में ऐसा ही होता है जी, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है और अभी मेरी एक साइक्लोप्रोपेन टाइप की रिंग बन गई। अब मेरे पास एक इस तरह से साइक्लोप्रोपेन टाइप की रिंग यहाँ पे बन जाती है। अब उसने फिर से इसमें क्या डाल दिया, OMe। ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से अटैक करेगा। ये कहाँ पर अटैक करेगा, हाँ जी बच्चा, ये कहाँ पर अटैक करेगा, इसने इसके एक कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करना है, O ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मेशन देखो किसका होगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा एक तो O नेगेटिव, दूसरा मेरा OMe ग्रुप आ जाएगा, एक यहाँ पर बॉन्ड था और यहाँ पर आपका Br है, क्योंकि अभी भी Br बाहर जा सकता है तो इसीलिए हम काम कर रहे हैं। O नेगेटिव यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इसको क्या होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अब Br जैसे ही बाहर गया तो मेरी रिंग ओपन हो गई। देखो रिंग ओपन हो गई मेरे पास, यहाँ ऐसे बन गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड और यहाँ मेरा OMe ग्रुप इसके साथ ही था। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मेरा एस्टर बन गया। ये मेरा फॉर्मेशन हो गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। अब अगर पढ़ रखा हुआ तो देखो डेफिनेटली आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने रिएक्शन को कभी नहीं पढ़ा तो फेवरेस्की को ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ जो मेरा करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना, यही आएगा ना, टन टन, यस, सी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपका सी एकदम से सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में उसने आपको कहा है कि आपको बताना है यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इनोलेट से ही दिखते हैं एग्जाम के अंदर, द रिएक्टिविटी ऑफ द इनोल डेरिवेटिव टूवर्ड द बेंजीन एल्डिहाइड। हमें बेंजीन एल्डिहाइड की तरफ इसका ऑर्डर बताना है यहाँ पे कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो देखो सबसे, आप यहाँ पर देखिए मेरे पास डबल बॉन्ड OLe, O इथाइल, सिलिकॉन है, जिंक है, एक है लिथियम, एक है जिंक, एक है Si। तो सिंपल है ये क्वेश्चन भी, आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे बताना है रिएक्टिविटी ऑफ द एस्टर एनोलेट डिपेंड अपॉन द एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन। मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मेरे अल्फा कार्बन के ऊपर, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा मेरा ऑक्सीजन और मेरे मेटल का सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके पास है O के साथ लिथियम, O के साथ जिंक और ब्रोमाइड है, और O के साथ आपका क्या है, सिलिकॉन के साथ आपका Me3। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि ये ऑक्सीजन के साथ मेटल का सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पर भी आपका क्या आएगा। बट यहाँ तो सीधा क्या हो गया भाई, ये तो एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, चार्ज ही नहीं क्रिएट हुआ। तो सबसे कम तो सिलिकॉन वाले की होगी, सबसे कम तो सिलिकॉन वाले की होगी ना, क्योंकि वहाँ तो चार्ज ही नहीं क्रिएट होगा। अब इन दोनों में क्या है कि O लिथियम में जो क्या होता है, O लिथियम वाले में क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। डीलोकेलाइजेशन हमारे डबल बॉन्ड के साथ, जबकि अगर मैं यही चीज़ किसके साथ करती हूँ, इनके साथ करती हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। उनके साथ आप डीलोकेलाइजेशन नहीं कर पाते जितना आसानी से आप इन सब के साथ कर लेते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ था O लिथियम और यहाँ पर O इथाइल है। अब यहाँ डीलोकेलाइजेशन आसानी से, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा और ये आगे चला जाएगा। बट अगर मैं जिंक वगैरह की बात करती हूँ तो जिंक वगैरह में क्या होगा कि ये इतना आसानी से नहीं होगा, इतना अच्छे से डीलोकेलाइज नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अपना आएगा कि सबसे ज़्यादा हमारा जो होगा टूवर्ड्स द बेंजीन एल्डिहाइड, तो वो सबसे ज़्यादा रहेगा आपका, एक सेकेंड, हमारा 1 मिनट ऑप्शन देखने दीजिए, सबसे ऊपर कौन है। फर्स्ट पे तो ठीक है कंफर्म है लिथियम है, सेकंड पे कौन है, सेकंड पे सिलिकॉन है, ठीक है मुझे वही लग रहा था। डी आएगा जी इसका आंसर, इसका आंसर डी आएगा, डी आंसर आएगा, क्योंकि पहले पे कौन है,
पहले पर आपका कौन है, जिंक है, दूसरे पे कौन है आपका सिलिकॉन है, और तीसरे पे नहीं, पहले पे आपका लिथियम है, दूसरे पे आपका ये जिंक आ जाएगा, दूसरे पे जिंक आ जाएगा यहाँ पे, और तीसरे पे सिलिकॉन। मतलब ये ट्रेंड है ना मेरा कि लिथियम देन आपका जिंक और सबसे पीछे सिलिकॉन, वो भी कोवलेंट नेचर की वजह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता ऑल द पॉसिबल लेटिस आर ऑब्जर्व्ड इन, सारे पॉसिबल लेटिस किस में होंगे। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑल द पॉसिबल लेटिस टाइप आर, आपको सारे पॉसिबल बताने हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में सब कुछ पॉसिबल होता है, मोनोक्लिनिक में, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं सबसे सारे जो कवर होते हैं, क्योंकि अगर मैं क्यूबिक की बात करती हूँ ब्रेविस लेटिस में, तो क्यूबिक जो मुझे देता है, क्यूबिक में मेरा पी आई और एफ होता है, ठीक है, पी आई एफ होता है। ब्रेविस लेटिस की मैं बात कर रही हूँ, ब्रेविस लेटिस की, ठीक है। और अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूँ तो मोनोक्लिनिक में पी होता है, सी होता है। टेट्रागोनल में कौन होता है आपका, टेट्रागोनल में पी और आई होता है। हालांकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे पी सी आई एफ चारों के चार होते हैं। तो ये तीनों के तीनों किस में प्रेजेंट है, आपके ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में प्रेजेंट है। तो आई थिंक डी इज द राइट ऑप्शन। एकदम से डी करेक्ट ऑप्शन होगा, एकदम से डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एकदम आपका डी क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ब्रेविस लेटिस बताया मैंने यहाँ पे। 17 क्वेश्चन था कि आपको बताना था इसमें कौन आपका स्ट्रक्चर बताना था, नाइडो फाइडो बताना था आपको यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जर्नल में बता देती हूँ, हमारे पास होता है, नहीं वहाँ पे करना ना मैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 16 के बेसिस का अगर मैं बताऊँ, 16 का आंसर डी आता है, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, जो अल्फा होता है वो बीटा के बराबर होता है, गामा बराबर होता है 90 डिग्री के। हालांकि यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी रहता है, ठीक है। तो वो सारे फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर इसी के अंदर पॉसिबल होते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा है। सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें, आपका फेस सेंटर्ड प्रेजेंट होता है उसमें, बॉडी सेंटर्ड प्रेजेंट होता है, और आपका एच सेंटर भी होता है। तो सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए डी आता है उसमें। वैसे मैंने आपको दिखा दिया। 17 में आपको पता होना चाहिए कि बी एन एच एन टू माइनस जो होता है वो मेरा क्लोजो का स्ट्रक्चर होता है, जनरली वो मेरे क्लोजो का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप देखते हो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, B10 है, H10 है, और ऊपर कितना है 2 माइनस है। तो देखो सीधी बात है, एन कितना है 10 है, और सेम फॉर्मूला बन रहा है तो क्लोजो आ जाएगा। अगर दूसरी तरफ मैं कहूँ, दूसरा उसने मुझे कहा है, दूसरा स्ट्रक्चर उसने मुझे दिया, आई थिंक सो दैट दूसरा स्ट्रक्चर कितना दिया, B10H14। तो दूसरे स्ट्रक्चर में हमें दे रखा है जी B10H14। तो B10H14 को कैसे लिखोगे, B10H10H4, 4 की जगह कितना आ जाएगा इसके लिए, B10H10 4 नेगेटिव। अब देखो B10H4 नेगेटिव कहाँ पर आता है, ये B10H4 नेगेटिव कहाँ पर आएगा आपका, B10H4 नेगेटिव कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा जी अपना नाइडो में। ये कहाँ मिल जाता है हमें, 4H नेगेटिव यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे B10H10 4 नेगेटिव आ गए। और जो क्लासिफिकेशन है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, नाइडो में मिल जाएगी। ये नाइडो में मिल जाएगी और ये आपके क्लोजो में मिल जाएगी। तो एक बार ऑप्शन देख लो, नाइडो एंड क्लोजो होगा, पहले वाला क्लोजो, दूसरे वाला नाइडो। तो 17 का इज द राइट ऑप्शन। 18 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन से है, कहता द क्राउन स्टेट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पिन अलाउड कोबाल्ट 2 प्लस में बताना है। अब देखो ये कोबाल्ट 2 प्लस है, कैसे इसके अंदर हम स्पिन अलाउड बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक, वो भी कौन है मेरा, कोबाल्ट +2 है। कोबाल्ट का नंबर क्या होता है, कोबाल्ट का नंबर अपना होता है फीकू निको, यानी कि 27 होता है। 27 का मतलब होता है जी 3d7 4s2। अब मेरे पास है कोबाल्ट +2 में, तो कोबाल्ट +2 का मतलब हो जाएगा 3d7, खाली 7 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें d7 में, और वो भी टेट्राहेड्रल के अंदर बताना है। d7 वो भी किसके अंदर बच्चा, टेट्राहेड्रल के अंदर बताना है कि आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा सिस्टम बनेगा, बेसिकली आपको यही बताना है टेट्राहेड्रल के अंदर। अब देखो टेट्राहेड्रल में मेरे पास कैसे कॉन्फ़िगरेशन आती है, 3 ऊपर आती हैं 2 नीचे आती हैं, ऐसा ही होता है। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज अ T3, और Eg में कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन अपना टेट्राहेड्रल में लिख दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, द मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होंगी वो सिर्फ 3 ही स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी। मैक्सिमम जो ट्रांजिशन जाएंगी वो आपकी 3 होंगी। कैसे बनाकर देख लेते हैं थोड़े से डायग्राम को। जैसे आपके पास ये आ गया ना अपना, ये हमने बना दिया कोबाल्ट Cl के लिए। हमने कहा कि हमारे पास D7 के अंदर
T3 EG4 है, तो मेरे पास यहाँ पर D7 के अंदर कौन से पॉसिबल सबसे लोवेस्ट कौन सी ट्रांजिशन बनेगी? जो मेरी लोवेस्ट बनेगी वो बनेगी A4 4A2 वाली सबसे लोवेस्ट बनेगी। ठीक है, आप इसको ऐसे बनाएं। अगर आप इसका थोड़ा सा ये बनाना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीख लेना, कोऑर्डिनेशन ज़रूर पढ़िएगा। आपके पास 3P होगा और आपके पास एक हाईएस्ट 3F होगा। जो 3P होगा उसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, जो 3F होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 देखने को मिलती है। अब कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं? देखो, एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ, एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ, और एक ट्रांजिशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ। मैक्सिमम आपको यहाँ 3 पॉसिबल ट्रांजिशन देखने को मिलती है। कोबाल्ट D7 के केस में सिर्फ 3 ही ट्रांजिशन देखने को मिलती हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से 3 ट्रांजिशन देखने को मिल रही हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका ए ही आएगा कि 4A2 एंड 3, 4A2 एंड आपका 3 आ जाएगा। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में A42, ये जो A24 है ये हमारा लोवेस्ट एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन का अगर पढ़ रखा है तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो देखो फिर तो आपको ये चीज़ पहले पढ़नी पड़ेगी, क्या चीज़ मैंने बताई है, ऐसे तो समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 19 क्वेश्चन आपके सामने कहता था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज्योमेट्री BH2 प्लस एंड NH2 प्लस की आपको ज्योमेट्री बतानी थी। ठीक है, BH2 प्लस और NH2 की। अब देखो मैं अगर नॉर्मली बात करूँ, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो बच्चा BH2 प्लस है, तो BH2 प्लस के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास BH2 प्लस के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी और स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? इसका लीनियर आ जाएगा। हालांकि अगर मेरे पास स्ट्रक्चर आ जाता है NH2 प्लस तो उसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी और स्ट्रक्चर आ जाएगा मेरा ट्राइगोनल प्लेनर, और स्ट्रक्चर जो मेरा आ जाएगा वो आएगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही कर देते हैं, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया था। मतलब ये शेप का क्वेश्चन, अगर आपको शेप सॉल्व करनी आती है तो आपका इजीली हो जाएगा। अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हर साल पेपर में पूछा जाता है। आपको CO स्ट्रेचिंग बतानी थी सबसे ज़्यादा किसकी है। ठीक है, CO स्ट्रेचिंग के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा रहता है हमारा, जितना ज़्यादा आपके पास ऐसा रहता है मेटल जो भी आपका सिस्टम है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद आपका न्यूट्रल आना चाहिए और उसके बाद आपका निगेटिव। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा देखो पॉजिटिव है किसी के पास, पॉजिटिव वाले को कम दे रखा है, गलत है। पॉजिटिव वाले को बीच में रखा हुआ है, गलत है। पॉजिटिव वाले को बीच में रखा हुआ है, गलत है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यही है। उसके बाद न्यूट्रल आना चाहिए, फिर आपका और नेगेटिव कम और फिर और नेगेटिव कम, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। करना ही कुछ नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक में स्ट्रेचिंग, कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे ही बताई जाती है। अगर मुझे मेटल और कार्बन की बतानी होगी तो इसका आंसर अपोजिट हो जाएगा। आई थिंक सो दैट आपको एकदम से समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। Okay, now the question number I think so that 21. So question number 21 में है the reaction of the 2,4 dinitrofluorobenzene with a hydrogen produce a yellow orange solid X used for the identification of organic functional group G, then find X and G. ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, और अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन हमें बायोमोलिक्यूल से मिला है या हम कहें नेचुरल प्रोडक्ट से। बिल्कुल एक सिंपल सी रिएक्शन है जो कि आप सबने परफॉर्म करी होगी। देखो इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है, आइए जरा इस रिएक्शन को समझते हैं, कैसे इस रिएक्शन को हम डील करेंगे। सबसे पहले उसने हमें कहा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2,4 है ना, 2,4 डाई नाइट्रो वाला है ना आपके पास, डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो मैं उसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो मेरे पास देखिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेरा फ्लोरीन ग्रुप है, राइट, और एक मेरा इस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होगा क्योंकि विड्रोइंग ग्रुप यहाँ पर आएगा, और एक मेरा विड्रो यहाँ पर आ गया। अब देखिए उसने कहा कि आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, यानी कि आपने ऐड किया NH2। आपके पास ऐसा ही होता है। ये बेसिकली क्या कंटेन करता है, लोन पेयर कंटेन करता है। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा। उसमें क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये इस फ्लोरीन के यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। जैसे ही अटैक करेंगे तो ये डबल बॉन्ड आगे को शिफ्ट होगा। तो देखो मेरे पास फॉर्मेशन किसका होगा, मेरे पास यहाँ पर बनेगा, ये मेरा क्या है, एक बेंजीन है। इस बेंजीन में यहाँ मेरा NO2 ग्रुप है, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है। इस पोजीशन पर मेरा पहले से फ्लोरीन था, अभी यहाँ पर एक नया ग्रुप आकर लग गया, दिस इज H, क्योंकि यहाँ पर आएगा आपका H N NH2, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन पहले से था, एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर हमें यही मेरा जो स्टेप होता है, ये मेरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है।
जैसे ही O नेगेटिव नीचे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट, और यहाँ से कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, फ्लोरीन आपका ऐसा लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और देखो मेरे पास फॉर्मेशन किसका होगा, मेरे को वापस से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डीएनपी जिसे आप बोलते हो, इट्स अ डीएनपी। ठीक है, इसे आप ब्रेडी रिएजेंट भी बोल सकते हो, दिस इज अ ब्रेडी रिएजेंट 2,4 डीएनपी। अगर आपने लैब प्रैक्टिकल वगैरह करते होंगे तो ये गारंटी से हर लैब में, हर बीएससी के अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट। ठीक है, अब ये बन गया आपका 2,4 डीएनपी। अब मुझे इसके साथ क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे बताना था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। उसने यही कहा कि आपको क्या मिलेगा, जैसे मैं इस रिएक्शन को रिएक्ट कराता हूँ तो भाई मुझे क्या मिलता है, वहाँ पे कलर्ड पीपीटी मिलते हैं। आई थिंक सो दैट उसने यही कहा है कि आपको क्या मिल रहा है, एक ऑरेंज कलर मिलता है। ये सबने किया प्रैक्टिकल में, आई नो वेरी वेल, ये सब प्रैक्टिकल करते हैं। क्रिस्टल बनते हैं येलो कलर के, जैसे एक हमारा स्वीट्स होता है ना, इस तरह से येलो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल टाइप बनते हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। तो बेसिकली वहां पर जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली ये होता कहाँ पर है, अगर मेरे पास कार्बोनिल है, अगर मेरे पास कार्बोनिल प्रेजेंट है और उस कार्बोनिल में मैंने क्या किया, उस कार्बोनिल के सामने मैं इसको लेकर आती हूँ अपने रिएजेंट को, 2,4 डीएनपी को। अगर मेरे कंपाउंड में कार्बोनिल है, अगर मेरे कंपाउंड में कार्बोनिल है, और कार्बोनिल अगर हम रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पर आपके पास ये इसी तरह से बेंजीन होगा, ये वाला आपका इस तरह से बेंजीन होगा। और मैं एक रफली बता देती हूँ कि यहाँ मेरा NO2 ग्रुप होगा इसके बगल में, और यहाँ इसके पैरा पोजिशन पे NO2। तो यहाँ से होगा क्या बच्चों, बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, सिंपली यहाँ से वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजोन बनेगा। वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपका हाइड्रोजोन प्रोडक्ट बनेगा, इट्स अ हाइड्राजोन। ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजोन। अब हाइड्रोजोन में कैसे बनेगा, देखो हाइड्रोजोन में आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपका ऐसे 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 NO2 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा NO2 ग्रुप, यहाँ पर आपका आ जाएगा NH, और इसके साथ फर्दर देखो क्या आ जाएगा, ये NH हो गया, इसके साथ एक नाइट्रोजन आ गया, और उस नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ। तो ये रिएक्शन जो यहाँ पर मैंने लिखी है, एक्वस सोल्यूशन, देर इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ द 2,4 DNP इज नॉन एज अ ब्रेडी रिएजेंट। ये मेरा एक ब्रेडी रिएजेंट है जिसका मैंने नाम रखा है 2,4 DNP। अगर मेरे पास इट रिएक्ट विद अ कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर रिएक्ट करता है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो आपका कीटोन है, वो हमेशा कलर्ड पीपीटी देता है। तो अगर मैं अपने पॉइंट अपने यहाँ से आंसर चेकआउट करती हूँ, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा नहीं इसका आंसर, ठीक है, एल्डिहाइड आ सकता है, या फिर एल्डिहाइड आ सकता है, और या फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बी और सी में से एक ऑप्शन आएगा। सो बेसिकली आपका यहाँ पर जो एक्स था वो देखो यहाँ पर NO, ये तो गलत ही है ना। यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार आप दोबारा से सोल्यूशन को बैक करके देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, जैम 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 22 कहता था स्टेबिलिटी ऑफ एडक्ट बताना है। देखो एडक्ट का स्टेबिलिटी क्या होता है, अगर नॉर्मल मैं आपसे बात करूँ, अगर कहीं पर बैक बॉन्डिंग बनती है, यस, तो वहाँ एडक्ट नहीं बनेगा, और अगर कहीं पर एडक्ट बनता है तो बिल्कुल जी वहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो आपको इनमें से बताना था, और चलो ठीक है आपको पता चल गया कि एडक्ट बनाता है, एडक्ट की स्टेबिलिटी आपको बतानी है, एडक्ट की स्टेबिलिटी आपको बतानी थी कि यहाँ पर कौन सा एडक्ट आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं इनका ना एग्जाम मतलब जो सोल्यूशन है वो आपको यही करा देती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो बच्चा देखो सबसे पहले हमारे पास कुछ यहाँ पर थे, जैसे कि ये था हमारा BH3 NMe3, ठीक है, एक तो ये था, एक मेरे पास था H3 BOMe2, एक था मेरे पास H3BCO, और एक था मेरे पास H3BPF3। आपको हम ऐसे एक नॉर्मली मैंने एक ट्रेंड भी लिखवा रखे, मैं आपको जनरली एक वो ट्रेंड लिखवा देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक ट्रेंड है जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजी से इसका आंसर लिखते हो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल एडक्ट नहीं बनाएगा। सो देखो अगर आपके पास कहीं पर भी, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड और लुइस बेस आ जाए तो वहाँ पर एडक्ट बहुत जल्दी बनेगा, मतलब फास्टर बनेगा, राइट, वो एडक्ट आपका फास्टर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास वीक एसिड आ जाए और स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, या फिर मैं कहती हूँ कि वीक बेस आ जाए और स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, तो वहाँ मेरा जो एडक्ट बनेगा, वहाँ पर जो मेरा एडक्ट बनेगा वो स्लो बनेगा। और अगर मैं कहती हूँ कि वीक एसिड है और वीक ही बेस है, तो वहाँ तो मेरा एडक्ट बनने के चांसेस ही नहीं है, नो चांस, वेरी लो चांस कि एडक्ट वहाँ पर बनता है। अब देखो जो आपका क्वेश्चन है, आपको अपने क्वेश्चन में यही देखना है कि विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बेसिस पर हम अपना आंसर दे सकते हैं। आपका BH3 है, साथ में NMe3 है, यहाँ पर आपके पास है ये जो स्ट्रक्चर है आपका H3BOMe2 है, H3BOC है,
ठीक है, तो आपको इनके बेसिस पर आंसर बताने हैं। सबसे पहले मैंने कहा मेरा BH3 है, ये कैसे नेचर का होता है? आप सभी को पता है कि ये एक आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है तो इसके बगल में बैठा हुआ कौन है? इसके बगल में BH3 के बगल में कौन बैठा है? आप जरा ये देखेंगे, यहाँ पर आपका NMB3 बैठा है। इसी तरह यहाँ पर आपको पता है कि हर जगह BH3 है, ये मेरा BH3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो सेम है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेम है। आपको देखना है इलेक्ट्रॉन डोनर का, कि इलेक्ट्रॉन डोनर देखो जो सबसे जल्दी आपका डोनेशन करेगा उसका उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब डोनेशन की एबिलिटी में बात करती हूँ तो मेरे पास सबसे इजीली जो डोनेशन करेगा वो NME3 करेगा, सबसे जल्दी जो डोनेशन होगा वो आपका NME3 करेगा। अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो मेरा OMe2 करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है, कार्बोनिल, और सबसे लास्ट में आपका PF3। तो ये ऑर्डर रहता है डोनर का। ये जो मैंने एक ऑर्डर लिखा है, ये किसका लिखा है? मैंने डोनर का ऑर्डर लिखा है कि यहाँ पर कितनी टेंडेंसी है इनकी डोनेशन की। अब देखो मेरे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मतलब जैसे मेरा ये अपना कार्बोनिल हो गया और PF3 हो गया, आप कहोगे कि ये तो डोनर के साथ एक्सेप्टर भी है। जी हाँ, ये डोनर के साथ साथ कैसे हैं? एक्सेप्टर की तरह भी काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इनका जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, जब इनके सामने BH3 आएगा ना डेफिशिएंसी शो करता हुआ, तो ये अपना डोनर नेचर ही शो करेंगे, इनका डोनर नेचर ही शो होगा कंपैरेटिवली टू एक्सेप्टिंग नेचर। तो देखो ये मेरा एक ट्रेंड है यहाँ पर डोनर का। यहाँ पर आप मैंने कहा था जितना ज़्यादा लुईस एसिड लुईस बेस उतना ज़्यादा डेक फास्टर, या मैं कहूँ कि जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो सेम है, डोनर के ऊपर सारा खेल आ गया। अब डोनर जितना जल्दी होगा, कौन सबसे जल्दी देगा? NME3 देगा, तो सबसे पहले NME3 आएगा। आपके ऑप्शन में NME3 सबसे पहले होना चाहिए, या तो A आएगा या फिर D आएगा, ये नहीं आएंगे। अब उसके बाद NME3 के बाद कौन आएगा? आपका OMe2 आएगा, यानी D इज द राइट ऑप्शन। आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। देखो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप मेरी बातों को आसानी से समझ सकेंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 23। उसमें कहा है कि द स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल XY एंड इट इज अ हैवियर आइसोटोप एनालॉग XY विद अ रोटेशनल क्वांटम नंबर। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन इसने बनाया। इसने कहा कि आपको स्पेस बताना है दो सक्सेसिव रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल XY, राइट, एंड इट इज अ हैवियर आइसोटोपिक एनालॉग। मतलब एक तो आपको स्पेसिंग लाइन बता रखी है, एक आपका जो मॉलिक्यूल है XY, और अगर मैं इसका आइसोटोप लेती हूँ, यानी मैंने इसका आइसोटोप ले लिया X+Y', तो दोनों के बीच में कितना गैप रहने वाला है, उनके बीच की स्पेसिंग आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या रहने वाला है, यहाँ किसकी स्पेसिंग ज़्यादा होगी, बराबर होगा, इक्वल होगा, क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो इस कहानी को समझने के लिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक सो। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 23, या दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। सो देखो मैं इसका आपको सोल्यूशन कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आपने कहा, आपको याद होगा एक हमारे पास रिजिड रोटर होता है, अगर आपने पढ़ा है फिजिकल स्पेक्ट्रा तो उसमें क्या होता है? आपका रिजिड रोटर होता है। रिजिड रोटर में हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आती है EJ बराबर आ जाएगा BJ+1। ये मेरी एनर्जी की इक्वेशन है BJ+1 माइनस के, किसके लिए? रिजिड रोटर के लिए मैंने लिखी है यहाँ पर DJ² J+1 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए है जी? रिजिड रोटर के लिए। आपको ये भी पता है कि अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा EJ निकालना होता है तो डेल्टा E कैसे निकलता है? आप सिंपली क्या करेंगे? EJ+1 माइनस के EJ, एक्साइटेड में से ग्राउंड स्टेट माइनस कर देंगे। अब EJ+1 की जगह वैल्यू ऊपर देखो रखी हुई है, आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। आपने पुट किया BJ+1, देन आपका आ जाएगा J+2, देन आ जाएगा DJ, J+1 का होल स्क्वायर। पहले यहाँ पर J पुट करेंगे, फिर J+1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा J+2 का होल स्क्वायर माइनस के BJ+1 माइनस के DJ² J+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है। अब आप इसे कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ मेरे पास कैलकुलेशन से सॉल्व करके 2BJ+1 माइनस के, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, और ये टॉपिक भी थोड़ा सा अगर आपको आता है तभी आप कर पाएंगे, ये आंसर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है, ये जो D नाम से टर्म है ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोरेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ये अगर मेरे पास फास्टर होती है, अगर मेरा मॉलिक्यूल फास्टर रोटेट करेगा, अब आपको इतनी बात को समझना पड़ेगा, आपका जो मॉलिक्यूल है अगर वो हैवी होता है, अगर वो हैवी होता है तो वो क्या फास्ट रोटेट कर पाएगा? अगर आपका मॉलिक्यूल हैवी है तो क्या वो फास्ट रोटेट कर पाएगा? एज द मॉलिक्यूल रोटेट फास्टर विद इंक्रीजिंग द वेट द बोन स्ट्रेचिंग इंक्रीजेस। देखो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास हम क्या फैक्ट लेकर चलते हैं कि मॉलिक्यूल रोटेट फास्टर विद इंक्रीज, जितना ज़्यादा वेट हो रहा है
वो उतना फास्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ तो मेरे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, मैं बेसिकली किसके बेसिस पर आंसर देने वाली हूँ, अपनी रोटेशन के बेसिस पर आंसर देने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे ग्राफ था, ठीक है, ये मेरा ग्राफ था। इस ग्राफ के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ उसने जे पॉइंट लिया और यहाँ उसने एनर्जी लिया, एनर्जी के लिए बात कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि हमें यही देखना है कि एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा होगी या मेरे एक्स डैश वाई डैश की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, मुझे तो इसी के बेसिस पर आंसर बताना ना कि एक्स डैश की होगी या वाई डैश की होगी। तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ना फाइंड आउट कर लिया, मैंने दोनों का एनर्जी निकाल के देखा कि किसकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि एक्स वाई की एनर्जी अगर ये है तो एक्स डैश वाई डैश की एनर्जी उससे क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। एक्स डैश वाई डैश की एनर्जी उससे क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। और उसका हम रीज़न क्या देंगे, हमने रीज़न यही देना है कि हमारे पास ये जो फैक्टर है, जो सेकंड टर्म हमें रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन रिप्रेजेंट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोरेशन रिप्रेजेंट कर रही है, विच टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट एज द मॉलिक्यूल रोटेट फास्टर। जैसे ही मेरा मॉलिक्यूल रोटेट फास्टर करेगा, विद इंक्रीजिंग द वेट द बोन स्ट्रेचिंग इंक्रीजेस, बोन स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। अगर ये फैक्टर बढ़ रहा है तो ओवरऑल आपका एनर्जी का वैल्यू तो कम हो जाएगा ना। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास ये वाला फैक्टर बढ़ता है तो एनर्जी का वैल्यू कम आता है, ठीक है। और मेरे पास हैवी वेट होने की वजह से, अगर हैवी वेट था आइसोटोप का, तो ये वाला फैक्टर बढ़ गया जिसकी वजह से उसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। अकॉर्डिंग टू मी आपको समझ आ गया होगा और इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने वाई यू नॉट चूज द ए ऑप्शन, उसमें भी तो सेम ही चीज़ है, ए या जो भी है, ये बी सी जो भी ऑप्शन है, 1 मिनट देख लेती हूँ कौन से। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ इन सभी ऑप्शंस के अंदर आती है, ये जीरो से शुरू कर रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। ये यहाँ से इसने शुरू किया, बट दोनों सेम पॉइंट से शुरू नहीं होंगे, ये दोनों सेम पॉइंट से शुरू नहीं होंगे, इनका दोनों पहले ही सेपरेट आउट होगा, दोनों का पहले ही फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों का एनर्जी जो होगा वो पहले ही सेपरेट आउट होगा, दोनों एक स्टेट पर नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है यहाँ पे इसने बाकी सब में। और ऐसे क्या होगा, अब देखो इस वाले केस के अंदर आप कहते हैं तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि इतना गैप, ये पैरेलल ही चलते हैं, ये जो चलते हैं वो आपके पैरेलल चलते हैं, इक्वल स्पेस रहता है इनके बीच में, इक्वल स्पेस रहेगा, अनइक्वल स्पेसिंग नहीं होगी, अनइक्वल स्पेसिंग भी नहीं होगी, पैरेलल चलते हैं ये, और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, मतलब एक ही पॉइंट से, ऐसे नहीं कि यहीं से शुरू हो रहे हैं, एक ऊपर होगा और एक नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेट के बेसिस पर आप आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमसे कहा गया है द रेशो ऑफ द 2p। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है जिसके अंदर हमसे पूछ रहा है वो यस हमसे पूछा गया था रेशो ऑफ द 2p से 1s ट्रांजिशन इन द हीलियम +2 हाइड्रोजन एटम कितना रेशो होगा, मतलब आपको एनर्जी का रेशो बताना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, IIT JAM का सबसे आसान सवाल यही लग रहा है। देखो उसने हमें क्या दे रखा है, हमें एनर्जी का जर्नल फॉर्मूला पता है, हमें पता है माइनस के RH होता है और हमारे पास फॉर्मूला होता है Z²/n², ठीक है। अब पहले उसने कहा हीलियम प्लस है, अगर मेरे पास हीलियम प्लस है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी हीलियम प्लस, ठीक है, दिस इज एनर्जी हीलियम प्लस। मैं इसको लिखूंगी माइनस के RH, यहाँ पर आ जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 2 का स्केयर, यहाँ पे 1 का स्केयर। देखिए ना हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, और मुझे किसकी बात कर रहे हैं, एक ही, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या 1 है, तो n = 1, ठीक है। इसी तरह मुझे हाइड्रोजन के लिए चेकआउट करना है, तो हाइड्रोजन के लिए मैं चेकआउट करूंगी, दिस इज एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इज इक्वल टू द माइनस के RH, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 है। तो बच्चों मैंने यहाँ से सॉल्व किया, मुझे मिला माइनस के RH की पावर ये 4, यहाँ मुझे मिला माइनस के RH 1। अब मुझे क्या करना था, इनका रेशो निकालना था। आप खुद ही बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। हीलियम का रेशो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, दिस इज द 4:1। आई थिंक सो दैट ये आंसर आ जाना चाहिए इसका, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया था द फेज डायग्राम ऑफ द वाटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड। फेज डायग्राम आपको बताना था। असल में इसमें जो उसने फेज डायग्राम रिप्रेजेंट किया है वो किसके साथ किया है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ किया है, तो मुझे वही बताना है सॉलिड लिक्विड गैस का। असल में ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका फेज इक्विलिब्रिया से क्वेश्चन आया है। अब फेज इक्विलिब्रिया के अंदर अगर मैं ग्राफ आपको वर्बली बनाकर दिखाती हूँ तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर जो स्टेट रहती है मेरी वो लिक्विड की स्टेट रहती है, यहाँ जो मेरी स्टेट रहती है ऐसे ही आपको याद रहता है ये सॉलिड होता है, और यहाँ मेरी जो स्टेट है वो गैस, यहाँ मेरा प्रेशर रहता है, यहाँ हमारा क्या रहता है टेम्परेचर। ये वाली मेरी कर्व कहलाई जाती है फ्रीजिंग कर्व, इसे कहते हैं वेपराइजेशन कर्व, और इसे कहते हैं सब्लिमेशन, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो देखो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऊपर गैस है, ये तो गलत है, और वैसे भी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ रिलेशन दिया है, उल्टा बना दिया। अगले वाला प्रेशर और टेम्परेचर का पर गैस यहाँ है, ये गलत है।
जब आप पेपर का सोल्यूशन करते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर गलत क्यों है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ तो सही है, बट यहाँ टी और पी का रिलेशन गलत दे रखा है, तो ये उसने उल्टा करके दे दिया, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। याद रखना, पी और टी में आपका हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनता है, यहाँ लिक्विड, यहाँ सॉलिड, यहाँ पे गैस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 जो था ये हमारा थोड़ा सा हमारे टॉपिक से बहुत ही अलग जाकर आया सवाल, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या ही पूछ रखा है उसने। कहता है कैपिलरी डब्ल्यू कंटेन वाटर एंड कैपिलरी जो है वो कंटेन करती है मरकरी। आपके पास दो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, आपने सभी ने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, एक डब्ल्यू नाम रख दिया, एक का एम रख दिया। द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द एज ऑफ द मिनस्कस एट द एयर लिक्विड इज डब्ल्यू, एंड उसके ऊपर एक के पास थीटा डब्ल्यू, एक के पास थीटा एम है। तो कॉन्टैक्ट एंगल सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करने वाली है? देखिए इसके लिए हमारा जो आंसर आएगा ना वो मरकरी और वाटर के बेसिस पर आंसर आएगा, और कोई तरीका ही नहीं है इसके अंदर आंसर बताने का। हम इसी के बेसिस पर अपना आंसर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले हमने कहा मरकरी, हमने लिया मरकरी। मरकरी जो है उसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, मरकरी में अट्रैक्शन वाली कोहेसिव फोर्सेस होती है। ठीक है, किसके कंपैरेटिवली? एडहेसिव फोर्सेस से। एडहेसिव से कोहेसिव फोर्सेस यहाँ पर क्या रहती है? ज़्यादा रहती है मरकरी के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ जो बनता है वो एक कन्वेक्स मिनस्कस बनता है। यहाँ जो बनेगा वो कन्वेक्स मिनस्कस बनेगा। कन्वेक्स मिनस्कस बनने का मतलब है कि जो एंगल होगा, जो आपका एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। हालांकि अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा याद रखिएगा वो एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा लगता है। वाटर के मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन? कोहेसिव फोर्सेस के। और इसी की वजह से वो क्या बनाने वाला है? वो कन्वेक्स की वजह कैसा मिनस्कस बनाएगा? कनकेव मिनस्कस बनाएगा। वो कनकेव मिनस्कस बनाएगा, और अगर कनकेव मिनस्कस बनाता है तो वहाँ के केस में थीटा लेस देन 90 डिग्री आएगा। तो आई थिंक सो दैट ये उसने वाटर वाला ही को डब्ल्यू लिया था ना। पानी वाले का एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, पानी वाले का एंगल 90 से कम होना चाहिए, तो ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं है। पानी वाले का 90 से कम और मरकरी वाले का 90 से ज़्यादा, यहाँ सी आंसर आएगा। फिर तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सी इज द राइट ऑप्शन। और ये थोड़ा सा हमारे टॉपिक से अलग क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। कहता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स वन वेलोसिटी दे रखा है आपको। ए इज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, उसने कहा कि एक आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है सच दैट फंक्शन। तो आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वी एक्स एट द टेम्परेचर, आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन निकालनी है, सिंपल। इसने क्या किया? इसने क्या किया? गैसियस स्टेट और एटॉमिक का मतलब क्वांटम केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन दे दिया। इसने ना दोनों को मिक्स मिला के क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको ना दोनों को मिक्स करके देखना था किस तरह से आंसर आएगा। चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं हम इसका, कि किस तरह से आंसर आएगा, बनाकर देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन वैसे तो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लेंथी जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ कन्वेक्स कनकेव में। जो कन्वेक्स होता है ना उसमें इस तरह से मिनस्कस आएगा, और कनकेव में ऐसा आएगा। सबने पता है, सब आप ना सब केमिस्ट्री लैब वाले स्टूडेंट हो, याद आपको सबको पता होगा पानी इस तरह से देता है। पानी का ऐसे ही तो रहता है नीचे लोअर वाला, तो ये कितना रहेगा? 90 से एंगल कम रहेगा। अगर मरकरी या कोई भी कलर्ड सब्सटेंस होता है, मरकरी या कोई भी कलर्ड सब्सटेंस होता है, उसका ऊपर की तरफ मिनस्कस आता है, वो हमेशा एंगल कितना आता है? 90 से बड़ा ही आने वाला है। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था ना ये हमारे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था। अब देखो अगर मैं आपके सामने बताती हूँ ना ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको ना अभी रहने दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास सोल्यूशन है वो बहुत लेंथी सोल्यूशन है, काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। एक ही क्वेश्चन मैंने अभी तक कहा आपको स्किप करने के लिए, 27 क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप देखना चाहें तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है। ए इज़ द राइट ऑप्शन आएगा। नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा मुझे फंक्शन का, तो या तो मैं अपने चैनल पर इसका वीडियो डाल दूंगी कभी, क्योंकि अकेला ही क्वेश्चन मेरे को आधा घंटे से ज़्यादा लगने वाला है एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है पोटेंशियल फॉर द पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स है, क्वांटम का सवाल है। आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो दे रखी है, यहाँ पे लन दे रखे और हमें बताना है पोटेंशियल फॉर ए पार्टिकल। ठीक है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में, क्योंकि जो इजी वे में हो सकता है मैं उसको इजी वे में कराने की कोशिश करती हूँ। मेरे को उसने कहा कि 1D बॉक्स है, ठीक है, उसने कहा कि 1D बॉक्स है। अब 1D बॉक्स के अंदर मेरे पास जो क्वांटम नंबर आती है, जो मेरी क्वांटम स्टेट आती है n-1 रहने वाली है। क्वांटम स्टेट n-1 स्टेट रहती है। और हाँ, ये मेरे पास m वगैरह निकाल सकते हैं हम। कैसे निकलेगा? m ऐसे तो निकलेगा, यहाँ मैं m लिख देती हूँ और यहाँ मैंने n लिख दिया। सपोज सबसे पहले मेरे पास n का वैल्यू 1 होगा तो m उस टाइम पर 0 होगा। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो मेरे पास m 1 होगा। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो m का वैल्यू 2 होगा। अगर n का वैल्यू 4 होगा तो m का वैल्यू 3 होगा।
तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना, और यहाँ पर हम नोट्स भी निकाल सकते हैं, साथ में हम नोट्स भी निकाल सकते हैं। नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, m/n × l। अब m कितना है 3 और l कितना है 4, तो मेरा आंसर आ सकता है 3l/4। यहाँ पे नोट्स मिल जाएगी। 3 से पहले वाला कहाँ नोट मिलेगी, 2l/4 पे मिल जाएगी, 2l/4 पे। इससे पहले कहाँ मिल जाएगी, l/4 पे। सबकी नोट निकल सकती है ना ऐसे ही। m/n, ये m है, ये n है और l से मल्टीप्लाई। अब बेसिकली मेरे पास पहले वाला जो सबसे पहला केस है उसमें कोई नोड नहीं आती। कोई नोड ना आने का मतलब है कि ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही याद है कि अगले वाले में 2 नोड आएंगी। जितने n होते हैं ना उतने यहाँ पर उनसे एक कम नोड आती है। इसमें ये रही एक नोड, नोड मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएंगी, देखो आपको 2 नजर आएंगी, 1 2। अगर 4 है तो आपको 3 नजर आनी चाहिए, 1 2 3 और 4। एक ये रही नोड, एक ये रही और एक ये रही, 3 नोड्स आपको नजर आएंगी। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा था, एग्जामिनर ने हमसे यही पूछा है कि यहाँ पर आपको बतानी है द लोकेशन ऑफ द इंटरनल नोड्स ऑफ द आइगन फंक्शन। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे। तो मेरा इसका जो नोड्स का फॉर्मूला है वो भी डायरेक्ट आ जाएगा जी। नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना आ जाएगा, m/n/l आएगा। कहाँ से आया है ये फॉर्मूला, मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला जिसकी लोकेशन का उनका डिफरेंस आउट निकाल के। क्योंकि मैंने डिफरेंस आउट निकाला, कैसे डिफरेंस आउट निकाला मैं बताती हूँ। मैंने ये m/n/l कैसे निकाला है, बेसिकली मैंने लिया था l/n, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये आ जाएगा आपका n-1 nl, इनका डिफरेंस आउट। इनके डिफरेंस आउट से मेरे पास ये m/nl का वैल्यू आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो x बाय, वैसे भी ये डेरिवेशन में है, कराते हैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन करा देते हैं हम इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहता है द नंबर ऑफ द सीओ स्ट्रेचिंग बैंड इन द आयर। आपको इसमें सीओ स्ट्रेचिंग बैंड बताने थे, कितने सीओ स्ट्रेचिंग बैंड होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे कर सकते हैं, हमें बताना है FeCO5 के अंदर कितने सीओ स्ट्रेचिंग बैंड आएंगे। तो अगर मैं देखती हूँ कि मेरा ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा लाइक PCl5 होता है, उसमें 3 मेरे इक्विटोरियल पे रहते हैं और 2 मेरे एक्सियल पे रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 कार्बोनिल आपके जो रहने वाले हैं वो इक्विटोरियल पर रहने वाले हैं, और 3 कार्बोनिल इक्विटोरियल पर रहेंगे और 2 कार्बोनिल जो होंगे वो आपके एक्सियल पर रहेंगे। तो कितने स्पेक्ट्रा नजर आएगा, कितने वो आएंगे आपके नजर, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कॉम्प्लेक्स की, और उसकी वजह से 2 सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक 2034 का और एक 2014 का। तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, बी इज द राइट ऑप्शन। 2 कार्बोनिल एक्सियल पर और इक्विटोरियल पे। ना द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि सेक्शन ए का पहला, ये सेक्शन ए खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। कहते हैं आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दे रखा है और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। आपको रिएक्शन दे रखी है, सब कुछ डाटा दे रखा था, मुझे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखो मेरे को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है 2.303 RT नेचुरल लॉग या LOG के, सब लॉग के लिखना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, लॉग के का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखूंगी मैं, सीधा डेल्टा जी इज इक्वल टू -k 2.303 RT, यहाँ माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास सारा डाटा दे रखा है, मेरे को डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है 1118 किलो जूल पर मोल। मुझे पता है कि यहाँ पर आ जाएगा -के 2.303। आर कितना पुट करेंगे जी, आर की जगह पुट करेंगे 8.314, टेम्परेचर की जगह करेंगे 2500। इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से के का वैल्यू निकालते हो तो आंसर आएगा 3.42 × 10⁻³ के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.42 × 10⁻³ तो ये कोई ऑप्शन है भी या नहीं है, सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे 3.42 × 10⁻³ सो क्वेश्चन मेरा सेक्शन ए खत्म हो गया। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेक्शन बी, जिसे कहते हैं मल्टी सेलेक्टिव। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होता है, कई बार एक भी करेक्ट होता है। सो अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट आर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो फेवर कर रही है प्रोडक्ट को। तो आप अपना सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, राइट, सभी ऑप्शंस को यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन सी जो रिएक्शन है वो एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो मैं इनको एक एक करके आपको करा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो उसने कहा है कि आपके पास एस्टर है, आपके पास यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ फिनाइल, दिस इज द एस्टर।
अब इस एस्टर के साथ उसने यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट करके OH लगा रखा है। तो बेसिकली मेरे पास होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। अगर आपने रिएक्शन पढ़ा है तो यहाँ पर आपने इसका नाम सुना होगा ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन होगी यहाँ पर, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा कि मेरे साथ O फिनाइल के साथ ये H चला जाएगा, तो ठीक है मेरे पास आ जाएगा फिनाइल OH। ठीक है, दूसरी तरफ बन जाएगा मेरा सेकेंड यहाँ पे मिथाइल कार्बोनिल। ठीक है, ये पोर्शन इतना आ गया। अब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ये वाला पोर्शन, यानी O और ऐसे करके। तो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा एक ट्रांस प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो अगर मैं अपना फर्स्ट ऑप्शन भी चेक करूँ तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम से करेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि ए करेक्ट है तो बाकी नहीं होंगे, आपको सारे ऑप्शन देखने हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है इसमें, जो सेकेंड रिएक्शन दे रखी है, उसने कहा कि आपके पास सिमिलरली एक एस्टर ग्रुप है, लाइक ये आपका एक एस्टर ग्रुप दे रखा है। इस बार उसने कहा कि ऐसे है और इसका जो रिएक्शन है, इसका जो रिएक्शन बनाया वो किसके साथ बनाया, NH, यहाँ पर H। अब मेरे पास ये जो मेरा हाइड्रोजन एटम है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होगा। बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे वो क्या करते हैं, इस H+ को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ वाला जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है इस H+ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। साथ ही साथ मेरे पास बनेगा मिथाइल, मिथाइल के साथ एक कार्बोनिल आ जाएगा और उस कार्बोनिल के साथ कौन आ जाएगा, इस पर NH आ जाएगा। यहाँ पर मेरा NH आ जाएगा और इसके साथ मेरा 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। देखा जाए तो ऑप्शन में भी बिल्कुल बी करेक्ट है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत मैकेनिज्म है और डी ऑप्शन भी गलत है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि वाटर है तो वाटर में H+ और OH नेगेटिव होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, एक के साथ H चला जाएगा एक के साथ OH, कि यहाँ पर H चला जाएगा यहाँ OH। बट ये जो कंडीशन है, ये जो रिएक्शन है, ये हाइड्रोलिसिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पॉसिबल होगी और उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास यही कंडीशन है। तो इसमें ना कंडीशन हमें प्रॉपर नहीं दे रखी, वरना हमारा आंसर बन जाता। सिमिलरली यहाँ पर भी उसने पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं दे रखे जो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते, तो इसलिए ये दोनों रिएक्शंस आपकी गलत हो जाएंगी। इसका आंसर सिर्फ जो आपका आएगा वो A और B आएगा। अगर आपका A और B आप करेक्ट करके आते हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने A लिख दिया और B नहीं लिखा तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। इसमें अगर पूरा है तो पूरे पे नंबर मिलते हैं। कहते हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मेलोनिक एसिड की और एसिटिक एसिड की, उसके लिए पीके वैल्यू और दूसरा भी क्या है, दूसरा अच्छा 2 पीके वैल्यूज में कंपेयर करना है। तो देखो मैं यहाँ पर बना देती हूँ अपना मेलोनिक एसिड। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर मैंने बनाया COOH, देर इज़ योर CH2 एंड देर इज़ योर COH। ठीक है, ये मेरे पास कंपाउंड है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एसिटिक एसिड यानी CH3 हो गया और यहाँ मेरा COH है, ये मेरा COH ग्रुप है। अब मुझे बात करनी है पीके वैल्यू की। याद रखिएगा कि जो पीके वैल्यू होता है, अगर किसी का Ka वैल्यू बहुत कम है तो उसका पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, या फिर मैं ऐसा कह देती हूँ कि अगर किसी का पीके वैल्यू कम है तो उसका Ka वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर किसी का Ka वैल्यू ज़्यादा है तो वो एसिडिक भी तो होगा ना, और अगर किसी का K वैल्यू कम है तो वो बेसिक टाइप नेचर शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरा जो मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड के अंदर मेरे पास 2 COH ग्रुप है। हालांकि एसिडिक एसिड में मेरे पास एक ही COH ग्रुप है। तो अगर हम पहली कंडीशन बात करते हैं, सबसे पहला, क्योंकि उसने 2 पीके वैल्यू गई है, आप पहले एक H+ निकालेंगे। तो मैंने सबसे पहले कहा कि अगर मैं मेलोनिक एसिड के अंदर बात करूँ तो वहाँ पर मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, वहाँ पर मेरे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली इसका पीके जो वैल्यू होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि दिस इज अ मोर एसिडिक। ये वाला मेरा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। यहाँ पर 2 मेरे बड़े अच्छे वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट है। और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, इसका जो इस टाइम पर पीके वैल्यू होगा, पहला पीके वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट पीके वैल्यू, वो इसका ज़्यादा होगा, इस वाले का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से एक H+ को रिमूव कर दूंगी, जैसे ही मैंने H+ को रिमूव कर दिया, सपोज यहाँ से एक H+ रिमूव कर दिया, H+ को रिमूवल करने के बाद अब मेरे पास जो बना है वो CH3 COO नेगेटिव। अब आप यहाँ पर देखिए, इस केस के अंदर ये जो मेरा डोनेटिंग ग्रुप है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मेरे इस कार्बो एनायन को क्या करेगा, मेरे कार्बो एनायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरे कार्बो एनायन को क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा।
देखिए इस बात को आपको समझना है कि क्या बात कह रही हूँ मैंने सिर्फ इस बात में इतना कहा कि मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जैसे हमने H+ को रिमूव किया तो मेरा जो सेकेंड पीके होगा, pKa2 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CO नेगेटिव आफ्टर द रिमूवल H+ क्लोजर, CO नेगेटिव के नियर अबाउट कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो पीके वैल्यू है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड का जो पीके वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो जाएगा तो गारंटी से मेलोनिक एसिड में तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ तो अभी भी आपका यही ग्रुप है। इसका जो पीके सेकेंड होगा, मेलोनिक एसिड का पीके सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी कि मेरे पास यहाँ जो ऑप्शन है कहता फर्स्ट पीके वैल्यू मेलोनिक एसिड लोअर है, ये बात बिल्कुल सही है। पहले वाला मतलब ऐसा हुआ ना कि जो पीके वैल्यू फर्स्ट है वो मेलोनिक की ज़्यादा है, एक सेकेंड, ज़्यादा है कम है, एक सेकेंड देखना, कम है, सॉरी कम है, वो यहाँ पे कम है कंपैरेटिवली टू द पीके फर्स्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और अगर मैंने सेकेंड का कंपेयर किया, सेकेंड के कंपेयर में मेरे पास पीके वैल्यू इसकी ज़्यादा आ गई, सेकेंड वाले में इसका जो पीके है मेलोनिक का ज़्यादा है पीके किससे, एसिटिक एसिड से। द फर्स्ट पीके ऑफ द इज लोअर देन वाइल इट इज सेकेंड पीके से। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द फर्स्ट पीके ऑफ मेलोनिक एसिड इज हायर देन द पीके वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड वैल्यू। नहीं बच्चे, इसमें तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो गलत है, बी तो बिल्कुल ही गलत है। बोथ आर इक्वल, बोथ विल बी द, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, देखो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है सी एंड डी, ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें आपको कहता है कि कंपाउंड बताना है विच जो पार्टिसिपेट करेगा डायजल्डर रिएक्शन विद मेलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, मेलिक एनहाइड्राइड के साथ इनमें से कौन करेगा। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 33 के लिए डायसल्डर रिएक्शन की वो बात कर रहे हैं हमसे, आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पेपर के लिए डायसल्डर रिएक्शन जरूर पढ़िएगा, पैरासाइक्लिक का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके लिए कंडीशन होती है कि आपके पास एस सिस कन्फर्मेशन होना चाहिए, मतलब अगर सिस है तो होगी, अगर ट्रांस होगी तो नहीं होगा, ठीक है। आपके पास पहली कंडीशन मैंने लिख दी। दूसरी कंडीशन है कि आपके वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आपकी कंडीशन है जो आपकी डाइन होनी ना, डाइन्स होगी, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, नॉन लीनियर होनी चाहिए, डाइन आपकी नॉन लीनियर होनी चाहिए। अब मैं ऑप्शन देख लेती हूँ कि पहले वाला केस यहाँ पर मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा मेलोनिक एनहाइड्रेट होगा जो आपका रिएक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, देखो सी तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि सी में क्या हुआ, ट्रांस बना हुआ है, सी तो गलत है। बी करेगा, बी में सिस बना हुआ है, सिस करता है, ट्रांस नहीं करता। ओ एच यहाँ पर ठीक है, और एक ऑप्शन है ये एन एच, ये सिस तो है पर डोनेटिंग ग्रुप नहीं है ना, डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ए वाला देख लेती हूँ एक बार मैं, यहाँ पर मेरा क्या बना हुआ है, डोनेटिंग, डी वाले में तो विड्रो आ गया, जो डी ऑप्शन है ना आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप आ गया, जबकि चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो इसलिए ये गलत हो गया। जो ए वाला ऑप्शन है ना, अब उसके अंदर अगर मैं देखूँ तो उसकी सिस कन्फर्मेशन में काउंट होगा और उसकी जो डाइन्स में काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाँ ए वाला भी करेगा, उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ठीक है, इसका आंसर ए और बी आएगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ए एंड बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कहता है इसमें से बताना है कि बेंजीन एल्डिहाइड का एसिटोफिनोन बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखो बेंजीन एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 34 आपको करना है बेंजीन एल्डिहाइड को एसिटोफिनोन में। तो बेंजीन एल्डिहाइड कैसा होता है आपका, कुछ इस तरह से आपका बेंजीन एल्डिहाइड होता है, यहाँ पर CHO, दिस इज द बेंजीन एल्डिहाइड, और इसका कन्वर्जन करना है एसिटोफिनोन के अंदर। अब मेरा एसिटोफिनोन कैसा होता है, ये मेरा एसिटोफिनोन हो गया, दिस इज द एसिटोफिनोन। देखो अब मुझे इसके लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, पहले मैं अपनी बेंजीन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देती हूँ। मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये मेरे को कन्वर्ट करके देगा ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन करने के बाद मैं इसकी कर देती हूँ डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन से यहाँ से CO2 वगैरह रिमूव हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन से CO2 गैस रिमूव, और ये मेरी बेंजीन बन जाएगी।
अब इसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगी, एस्टाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करूँगी। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा लूँ, जो मर्जी रिएक्शन करा लूँ, मुझे एस्टाइल ग्रुप को यहाँ पे डालना है बस। ठीक है, मैंने यहाँ पे CH3COCl ग्रुप को डाला, तो मेरे पास फॉर्मेशन किसका होगा, मेरे पास जो फॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3। तो ये मेरा कुछ स्टेप जो मैंने यूज़ किए हैं। ऑप्शन में देख लेती हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई स्टेप यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है। पहले आपको ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है, फिर आप डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे और फिर आप उसका क्या करेंगे, पीरियड। ये वाला करेक्ट है, इजोरार, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ही होगा। यहाँ पे PCC डाल रहे हो, एक्वस एसिड और MaMg यानी कि RMGX के साथ भी हो जाएगा बिल्कुल। इसके साथ नहीं हो सकती रिएक्शन, ये तो गलत है। सोडियम अमाइड के साथ नहीं होगा, इवन आपका इसके साथ अकेले के साथ भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसमें इसने पहले क्या किया, पहले प्रोटेक्शन करी, ब्यूटाइल लिथियम से डी प्रोटेक्शन करी, मिथाइल आयोडाइड डाला, ठीक है, हाँ ये वाली करेगा, एक बी वाली रिएक्शन करेगा, एक बी आपका रिएक्शन करेगा और एक आपका डी रिएक्शन करेगा। रिएजेंट का इसने सिर्फ घुमाया हुआ है और कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल। अगर आपको रिएजेंट की नॉलेज है तो आप देखते ही पहचान लोगे कि ये प्रोटेक्शन कर रहा है, फिर डी प्रोटेक्शन कर रहा है, फिर यहाँ पे RX को डाल रहा है, HG को डाला है उसने इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम और फिर वाटर डाल दिया। तो यहाँ पर बी और डी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, जिसमें आपसे वो पूछ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं अपने पहले तो रोहिडियम की बात करती हूँ, ठीक है, जो मेरा रोहिडियम एलिमेंट है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो, और फिर यहाँ पर भी रोहिडियम का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, क्योंकि नीचे ऑप्शन में दे रखा है कि क्या यहाँ पर माइग्रेटरी काउंट हो रहा है, 18 से 16 हो रहा है। तो देख लेते हैं रोहिडियम का कितना इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड से इसने, बाकी सब तो सेम ही है ना, 2 फिनाइल भी सेम है, कम है यहाँ पे, है ना, यहाँ कम होगा, 16 से 18 नहीं, 18 से 16 होगा, है ना। यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कम है रोहिडियम का। देखो ना, इसका रोहिडियम का नंबर क्या होता है, 8 वैलेंस में, 2 हाइड्रोजन ने 2 दे दिया, PPH3 2 लगे हुए हैं तो ये कितने देंगे, ये आपका 4 आ जाएगा। एक क्लोरीन, ठीक है ना, यहाँ पे एक सेकेंड, PPH3 का 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, रोहिडियम का 8 हो गया, क्लोरीन और ये मिथाइल आपको क्योंकि ये 2 से दे रहा है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और क्लोरीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2। तो मेरे पास क्योंकि क्लोरीन अपना लोन पेयर दे रहा है तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें तो 18 होंगे, यहाँ पे 2 और 2 4 तो इसके हो गए, 2 इसका 2 इसका 1 इसका 2 इसका, 2 2 4 2 6 और एक 7 7 और एक 8 8 और 8 16 16 इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट है। तो देखो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद क्या था कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, हाँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जी हाँ, यहाँ पहले 18 थे, अब कितने हो गए, 16 हो गए, तो 16 कैसे होंगे, पक्का 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन सी ऑप्शन भी सही है। नहीं बट एडिशन, एक सेकेंड, एडिशन नहीं कराया ना, ऑक्सीडेटिव तो है, एडिशन तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, ना एडिशन नहीं हुआ, खाली ऑक्सीडेटिव है, ना 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 ना, सी ऑप्शन नहीं आएगा, एडिशन नहीं आएगा, ऑक्सीडेटिव ना, गलत है। ऑक्सीडेटिव तो है बट एडिशन नहीं है, यहाँ पर माइग्रेटरी इंसरेशन है, यहाँ पर आपका माइग्रेटरी इंसरेशन है, वो भी कौन से वाला, 1 1 वाला माइग्रेटरी इंसरेशन है। अनसेचुरेटेड लिगेंड आपको नजर आ रहा है, देखो मैं दिखा देती हूँ उसमें कहाँ पर है, आप यहाँ पे देखिए कि आपको अनसेचुरेटेड लिगेंड नजर आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ही तो यहाँ से माइग्रेशन इंसरेशन कर रहा है, वो देख सकते हो आप यहाँ पे। जो माइग्रेटरी इंसरेशन है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लिगेंड होता है फ्रॉम अ मेटल
मेटल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड लिगेंड है जो कि अपीयर होता है इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द मेटल एक्सबॉन्ड, जो खुद ही मेटल एक्सबॉन्ड के बीच में अपने आप को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा मेटल की, तो इसलिए ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसी की वैसी रहेगी। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट में डिफरेंस जरूर आएगा, 18 से 16 हो जाएगा। तो ए और बी आंसर है इसका, सी डी ना होकर, सी और डी ना होकर इसका आंसर जो आएगा वो ए और बी ऑप्शन आएगा। ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक का वो क्वेश्चन था आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 36 क्वेश्चन कहता है आपको रीजन बताना है द लोअर स्टेबिलिटी ऑफ द Si2H6 टू द C2H6। तो यहाँ पर उसने हमसे पूछा कि मेरे पास Si2H6 नहीं बन पाता, कंपैरेटिवली टू C2H6 बन जाता है, उसके पीछे का रीज़न देना है। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे, हमें पता है कि कार्बन का जो साइज़ है, साइज ऑफ कार्बन और सिलिकॉन, किसका साइज स्मॉल है, कार्बन का साइज स्मॉल है। अगर इसका साइज स्मॉल है तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की बात करती हूँ तो जितना छोटा होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, सिलिकॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। इसका बॉन्ड क्या बनता है आपका, स्ट्रॉन्गर बनता है। ठीक है, और अगर हम कंपेयर भी करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सिलिकॉन के कंपैरिजन, जिसकी वजह से मेरा जो पोलराइज्ड होगा और मेरे मोर प्रोटिक हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पोलैरिटी नजर आएगी कंपैरेटिवली टू सिलिकॉन हाइड्रोजन। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आंसर आ सकता है। कहता है सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। सिलिकॉन, ये तो गलत है, सिलिकॉन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन, ये सही है। सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है। द प्रेजेंस ऑफ द लो लाइंग डी ऑर्बिटल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल भी लाई करती है, जी बिल्कुल करेगी। ठीक है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 37 रीड आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि एन एटम नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस विद अ कांस्टेंट मोलर हीट CVM, इतना आपका दे दिया। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन, तो करेक्ट वैल्यू आपको बतानी थी कि इसमें से कौन सी आएगी। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू CVM की। तो आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब उसने कहा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ अगर 37 क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, जो डायनामिकल सिस्टम होता है वहाँ पे टोटल जो एनर्जी रहती है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है 1/2 kT, हाफ KT रहती है। अब अगर मुझे यहाँ पर हीट कैपेसिटी CV निकालना होता है तो मैं कैसे निकालूंगी, du/dt करके, मैं du/dt करूँगी। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो एनर्जी है उसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे पास कितनी एनर्जी आती है, 3/2 nRT एनर्जी आती है। 3/2 CV की वैल्यू कितनी आती है, 3/2 nRT आती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो CV है वो डिपेंड कर रहा है, जी हाँ, एनर्जी के ऊपर, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, जो मेरा C है वो डिपेंड कर रहा है एनर्जी के ऊपर, ये एनर्जी की तो वैल्यू होती है, ये एनर्जी से तो निकालते हैं, ये जो हमने हाफ KT लिखा है इसी से तो हम ये चीज़ निकालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा कि ठीक है ये मेरी एनर्जी पे डिपेंड करता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो मेरे ख्याल से इसमें पहला ऑप्शन उसने लिखा है कि जो CV है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। नहीं बच्चे, करेगा, एनर्जी पे कर रहा है तो टेम्परेचर पे भी तो कर रहा है साथ में। जो CV है वो टेम्परेचर पे भी तो कर रहा है, जो CV है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बी ऑप्शन सही है। कहता है जो मेजर्ड CVM होगा वो टिपिकल लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक में आएगा हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी कम आती है, CVM की टिपिकल जो आती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू आती है। और उसका रीज़न आता है कि हम यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए प्रैक्टिकली, हम उसे क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और आपका मेजर्ड वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटल में हम उन्हें नेग्लिजिबल नहीं लेते, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू में नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर फोर्सेस की वजह से इनका वैल्यू क्या आता है, कम, ना कि ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जिंक जो एटम है, जिंक कंटेनिंग कौन सा एंजाइम, देखो जिंक वाला जो है 39 क्वेश्चन है, जो जिंक वाला है वो आपका कौन सा एंजाइम कंटेन करके रखता है, तो वो दो टाइप के करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज करता है, जो कि क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करता है। दूसरा वो करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, जो कि मेरे कार्बोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करता है, जो कि कार्बोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेगा। तो इसका आंसर ए भी आएगा और इसका आंसर सी भी आएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी एनहाइड्रेस इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39।
द कन्वर्जन ऑफ ICl टू द ICl पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, जब ICl से आप ICl पॉजिटिव में जाएंगे तब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक तो पाई स्टार मतलब मुझे बॉन्ड ऑर्डर चेकआउट करना है, पैरामैग्नेटिक देखना है कि यहाँ पर MOT को चेकआउट करना है। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 39 में मेरे पास है ICl है और दूसरा मेरे पास क्या है ICl पॉजिटिव है, यही है ना, यस यही है ICl और ICl पॉजिटिव। तो बेसिकली देखो अगर मैं बात करती हूँ आयोडीन मोनोक्लोराइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों के अंदर मेरा जो आयोडीन होगा वो sp3 बॉन्ड बना रहा होगा, दोनों के अंदर आयोडीन क्या करेगा sp3 बनाएगा। अगर मैं बात करती हूँ कि आयोडीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस करता है और क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस करता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब यहाँ पर मेरे 3 लोन पेयर बच जाएंगे, 3 क्या हो जाते हैं, लोन पेयर रह जाते हैं। 14 में से 3 तो मेरे लोन पेयर बना देते हैं, 14 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर मैं यहाँ पर 7 मतलब पेयर होंगे, 7 पेयर में से 3 लोन पेयर बना रहे हैं, एक आपका बॉन्ड पेयर बना रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड से। बट अगर ICl पॉजिटिव की बात करूँ तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब अगर हम यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्डर भी बनाते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है तो गारंटी से ये मेरा कैसा स्पीशीज होगा, ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी आपका फ्रैक्शन में जा रहा है। तो कहता है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई स्टार ऑर्बिटल, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई स्टार, बिल्कुल करेक्ट है। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ICl का 1 है और ICl पॉजिटिव का 1.5 है, सही है। जो फॉर्मेशन होती है पैरामैग्नेटिक की, क्योंकि ये जो बनती है स्पीशीज ये मेरी पैरामैग्नेटिक होती है। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोकेलाइज परडोमिनेटली ऑन द क्लोरीन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसमें क्लोरीन डोमिनेट करेगा, डी इज रॉन्ग ऑप्शन, डी आपका गलत ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आता है आपका 40 इफेक्ट, 40 क्वेश्चन। जैसे उसने कहा कि कॉमन पॉइंट डिफेक्ट कौन से होते हैं। देखो अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पॉइंट डिफेक्ट की, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है पॉइंट डिफेक्ट। तो देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जो सॉलिड के अंदर डेविएशन होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है, एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, बट अगर आप वहाँ से कुछ भी चेंज कर देते हो, ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट डिफेक्ट बन जाता है। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन में सब एक ऐसे पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो मेनली 2 ही टाइप के मेरे पॉइंट डिफेक्ट आता है, एक फ्रैंकल आता है और एक मेरा शॉर्टकी आता है। फ्रैंकल वाले में क्या होता था कि जब आपका स्मॉलर कैटायन मूव आउट हो जाएगा, स्मॉलर कैटायन बाहर चला जाएगा और उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट, शॉर्टकी में जो आया तो उसी की जगह कोई दूसरा भी चला जाएगा, आना जाना। तो आई थिंक सो दैट इसका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट इज द राइट ऑप्शन आएगा, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट के लिए। सो मैंने आपको मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, अब मैं आपको कराऊंगी NAT क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 डन हो गया था, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 स्टीरियो केमिस्ट्री से आया है। इसने कहा कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द ऑप्टिकली प्योर R कॉन्फ़िगरेशन के लिए दे रखा है +40, राइट। अ सिंथेटिक सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड शोन टू द 4:1 S और R एनेंशियोमर दे दिया, ठीक है ना, मतलब उसका कितना हो गया 4:1 में दे रखा है S और R। अब कहता है कि स्पेसिफिक आपको रोटेशन निकालनी है और टेम्परेचर इन्होंने क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है इसमें। आपको क्या दे रखा है, मैं इसको यहीं पर करा देती हूँ, यहीं पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसने कहा कि आपके पास जो रेशो है, यानी कि जो आपका R है ना, पहले नहीं S है, ठीक है। उसने कहा कि जो आपका S है और जो आपका R है उसका जो रेशो है वो 4:1 है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर S की परसेंटेज निकालनी है तो S कितना होगा, देखो ऐसे करते हैं ना, 4 + 1 × 100, नॉर्मल ऐसी फ्रैक्शन सॉल्व होता है ना, 4 + 1 तो कितना आ जाएगा 4/5, और इसका 100% में निकालते हैं तो नियर अबाउट 80% आएगा, यानी S कितना है 80। अगर R की बात करूँ तो R लिखा जाएगा 4 + 1 × में 100, और ये कितना आ जाएगा अपना 1/5 = 20%, ये कितना आ गया अपना 20%, ठीक है। तो मतलब मेरे पास यहाँ से मुझे दिख ही रहा है कि मेरे पास एक्सेस में क्या है, देखो R कितना है 20%, ये जो S है आपका ये कितना है 80% है। उसके बाद उसने हमें क्या कहा, उसके बाद हमें यहाँ लिखा हुआ है, 1 मिनट थोड़ा सा इसलिए करें, कहता है कि स्पेसिफिक रोटेशन है जो प्योर R1 फिनाइल का दे रखा है, R कॉन्फ़िगरेशन का +40 दे रखा है। अगर R का +40 है तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक रोटेशन S का कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा।
अब देखो कि मुझे क्या निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है उस सैंपल के लिए, टोटल निकालना है। अब देखो s कितना है, अगर 80% है और 80 में भी कितना है -40, तो मैं लिखूंगी 80 इंटू में -40। r कितना परसेंट है, 20% है और कितने पर, 40 पे, तो 20 इंटू 40। ठीक है, सिंपल आप इसे करें। नीचे क्या करेंगे, परसेंट के लिए 100 लगा देंगे क्योंकि ये डायमेंशन परसेंट में दे रखा था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3200 यहाँ आ जाएगा, 800 यहाँ आ जाएगा और 100 यहाँ पर आ जाएगा। जब आपने इसे सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आएगा -24। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था वो -24 आना था। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे वो जानने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे। तो देखो बहुत सिंपल तरीका होता है, आप लिखेंगे 238 यूरेनियम 92। आपके पास क्या बना है, पीबी बना है, लेड बना है 20682। अब देखो यहाँ 38 है और यहाँ 206 है, तो कंफर्म है कि बीटा पार्टिकल निकला होगा। हाँ ठीक है, अल्फा पार्टिकल भी निकला होगा क्योंकि मास में भी चेंज है, और ये 92 से 82 है। तो इतना तो दिख ही रहा है हमें कि अल्फा पार्टिकल भी निकला है यहाँ पे और आपके बीटा पार्टिकल भी निकले हैं। अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है कि 4 यहाँ होता है और 2 यहाँ पर होता है, और बीटा पार्टिकल में क्या होता है, नीचे -1 और ऊपर 0 होता है। अब देखो कि अगर यहाँ मास की बात करूँ तो 238 है, यहाँ कितना है 206, और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मास में तो सिर्फ ऊपर यही चेंज आएगा ना। ये बहुत ध्यान से देखने की चीज़ें होती हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मास है, देखो 206 है, 4 है और 0 है, तो मतलब मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसके बराबर आए। तो आप सीधा क्या करेंगे, 238 माइनस के 206 करें, सिंपली यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, 32 के लिए 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8। यानी मेरे को यहाँ पे 8 कितने, 8 अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपने को 8 अल्फा पार्टिकल लगने वाले हैं। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे कितना है 92, यहाँ कितना है 82, तो 2 का 8 इंटू 2 कितने हो गए, ये 16 तो यहीं पर हो गया है ना। देखो 16 हो गया, पर चाहिए कितना था, 92 में से 82 गए तो 10 चाहिए था, यानी 6 एक्स्ट्रा आ गए। इसमें 6 एक्स्ट्रा आ गए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 6 माइनस करना पड़ेगा। वो 6 माइनस कैसे होगा, बीटा पार्टिकल से। 6 माइनस कैसे होगा बच्चे, बीटा पार्टिकल से। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो 8 आएंगे और जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो 6 आएंगे। ये हर टीचर कॉपी में क्वेश्चन कराता है और मैंने तो पता नहीं कितनी बार कराया होगा। इसका आंसर डायरेक्ट कॉपी का क्वेश्चन है, 2 नंबर में। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 6 इज द राइट ऑप्शन, 6 बीटा पार्टिकल। ये क्वेश्चन अपना मॉल कंसेप्ट से क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी मॉल कंसेप्ट का क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, कहता है हमें दे रखा है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और वाई द रिएक्शन दैट वन, द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड 1 किलोग्राम ऑफ दैट वन। ये हमें दे रखा है, मतलब हमें यहाँ पर इतना मेंशन कर रखा है। अब देखो अपने को पता है कि 3 ये क्या है, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या बना रहे हैं, दिख ही रहा है, बैलेंस भी करके दे रखा है, अदरवाइज आप खुद ही बैलेंस करते। 2 Fe के मॉलिक्यूल बनाएगा। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना वॉल्यूम लगता है, स्टैंडर्डली याद होगा 22.4 लीटर लगता है। अगर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कितना लगेगा, 22.4 इंटू 3, राइट। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 67.2 लीटर आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 2 मोल्स ऑफ Fe की, 2 मोल्स ऑफ Fe में कितना मास हो जाएगा, अगर एक Fe का मास 56 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 56। ठीक है, ये कितना आ गया अपने को, 12 ग्राम ऑफ Fe। अब आगे देखिए, अब मेरे पास 112 यानी कितना, 112 ग्राम प्रोडक्शन होती है अगर मैं इतना क्या लेकर चलती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इतने लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया तो इतने ग्राम Fe बनेगा। मुझे निकालना तो वॉल्यूम है ना, कितने पर, 1 किलोग्राम पर, बिल्कुल मॉल कंसेप्ट। तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पर कितना आएगा, 67.2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 112 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर 600 लीटर आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी मॉल कंसेप्ट क्वेश्चन, क्लास +1 का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका द टोटल डिजेनरेसी ऑफ द टाइटेनियम +3। हमें क्या निकालना है, टाइटेनियम +3। अभी देखियो टाइटेनियम का नंबर क्या होता है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 7 यानी कि 22 होता है। इसको लिखते हैं 3d2 4s2, बट मुझे क्या दे रखा है, टाइटेनियम +1 +3 दे रखा है। तो यहाँ से मेरे पास कितने बचेंगे, 3d1, यानी कौन सा सिस्टम आ गया, d1 सिस्टम आ गया। अब d1 सिस्टम के अंदर आपको पता है कि d में कितने ये ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मेरे पास जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या बनेगा, NCr होता है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। और एक के लिए हमें सॉल्व करना है, एक के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू
है ना, 10 करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। एनसीआर का फॉर्मूला यही होता है ना, एनसीआर का होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू में 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 9 इंटू 1, यहाँ भी फैक्टोरियल आता है 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो वैसे आपको वैसे भी याद होगा, आपको वैसे भी याद होगा कि अगर जैसे 10C1 होता है तो वो 10 ही आ जाएगा। मतलब अगर मैं NC मेरा 1 होता है तो वो मेरा N ही आंसर आ जाता है, तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। 54, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। कहता है कि एक गैल्वेनिक सेल आपको दे रखा है, ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल आपको दे रखा है और उसने हमें इतना मतलब EMF जो हमें दे रखा है, E वैल्यू दे रखा है 1.1, रेशो दे रखा है इनके मास का इतना, डेल्टा जी निकालना है। मतलब हमें कितना इजी क्वेश्चन है। डेल्टा जी का तो हर बच्चे को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। NFE सेल होता है, NFE सेल होता है। एन कितने हैं, अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि एन का वैल्यू 2 पुट करना है, 2 आ जाएगा। फाराडे कांस्टेंट कितना ये दे रखा है तो यही पुट करेंगे 96485। ई कितना दे रखा है 1.10। अब आप इसे सॉल्व कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में IIT जैम ने पूछा है, यहाँ पे जूल, बट आंसर किलो जूल में चाहिए था तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो -212 किलो जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है कि आपको कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, उसने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपके पास 1 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, आपको सबको याद होगी, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ये इक्वेशन हमारी डायरेक्ट हमने इस्तेमाल करी है। कहाँ से, याद भी होगा आपको कि आप डेल्टा यू बाई डेल्टा टी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 3/2 nR के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 3/2 nR के बराबर होगा। यहाँ से मुझे डेल्टा यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, डेल्टा यू कितना दे रखा है आपको, उसने दे रखा है 1 किलो जूल, यानी कि इसको मैं 1000 में लिख लेती हूँ ना। टेम्परेचर मुझे दे नहीं रखा, फाइनल टेम्परेचर तो निकालना ही है, स्टैंडर्ड माइनस कर देंगे ना वो उसके लिए। 3/2 को 3/2 पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 पुट करेंगे, आर की जगह 8.314 पुट करेंगे। यहाँ से डेल्टा टी सॉल्व करना था, जैसे ही आपने यहाँ से डेल्टा टी सॉल्व किया वो 40.09 आएगा। अब अगर डेल्टा टी इतना आ रहा है, आपको भी पता होगा डेल्टा टी कैसे निकलता है, T2 - T1 से। ठीक है जी, अब देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है T2। T2 कैसे निकलेगा, डेल्टा टी है 40.09, T2 हमें निकालना है, T1 हमें दे रखा था 298 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना था, T2 का वैल्यू सॉल्व करना था, जो कि आपका आंसर आया होगा 338 प्लस हो जाएगा ना 338.09, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये T1 ये 298 उधर आकर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 जो कि आपकी यूवी स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आया। काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है इसकी, बहुत लेंथी कैलकुलेशन में गया ये सवाल। आपको उसने क्या दे रखा था, वेवलेंथ दे रखी थी। ठीक है, आपको 2 वेवलेंथ दे दी और कहता है एनर्जी गैप बताना है। अब देखो अगर मुझे वेवलेंथ दे रखी है λ1, मुझे वेवलेंथ दे रखी है λ2। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/λ होता है। ठीक है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/λ, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है hν। तो मुझे क्या करना था, जैसे λ1 दे रखा है, ठीक है, λ1 से मैं सबसे पहले फ्रिक्वेंसी 1 निकालती, कैसे, C/λ1। फिर मैं यहाँ से एनर्जी निकालती, कैसे, h फ्रीक्वेंसी 1। ये λ2 दे रखा है तो यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी 2 निकलेगी, C/λ2। C तो पता ही है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ फिर यहाँ से E2 के लिए जो भी आपका फ्रीक्वेंसी आएगा उसको प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा E निकालना था, तो डेल्टा E कैसे निकलेगा, E2 में से E1 माइनस करना था। मतलब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, आप अपना नोटबुक पे कर लेना। मैं इसको, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे था, बच्चा आराम से कर सकता है। वेवलेंथ है नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना इंटू 10⁻⁴ करके -7 से। फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी के बाद एनर्जी और दोनों को माइनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। उसने आपको कहा है कि पीएच ऑफ एन एक्वस बफर्ड, आपको एक्वस बफर्ड का दे रखा है पीएच। अब देखने से ही पता चल गया कि यहाँ पे जो पीएच है वो कौन से वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अपने को हेंडसन इक्वेशन लगानी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, यहाँ पे कंजुगेट बेस आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका एसिड। यहाँ पे एसिड का कंसनट्रेशन, यहाँ कंजुगेट बेस का कंसनट्रेशन। ठीक है,
ओके तो उसी से तभी हम पीएच निकाल सकेंगे? नहीं, उसने हमें पीएच दे रखा है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू तो हमें किसी और क्वांटिटी निकालनी है ना, वैल्यू तो हमें कुछ और ही निकालना है। तो भाई ठीक है, पीएच आपको दे रखा है कितना, 4.80 पुट कर दिया। पी के वैल्यू निकल आएगी, पी के वैल्यू भी दे रखा है हमें, तो सीधा 4.75, वेरी इजी। प्लस लोग को लोग लिख लेते हैं। और कंजुगेट बेस क्या आपका, कंजुगेट बेस होता है आपका CH3CO नेगेटिव इज अ कंजुगेट बेस। और एसिड क्या आपका, एसिटिक एसिड। तो आपने इसे सॉल्व किया होगा, सबसे पहले आपने इसे सॉल्व किया। मैं यहाँ से ना इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, एंटी लोग लेके CH3CO नेगेटिव, CH3COOH। यहाँ से इसका लोग एंटी लोग वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो 1.12 आंसर आएगा यहाँ तक। तो पर हमें वैल्यू में ये भी चाहिए, मतलब मुझे माइनस के ये वाला फैक्टर भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी इस क्वांटिटी के लिए, देखो एक काम करते हैं, हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। सिंपली CH3CO नेगेटिव डिवाइड बाई एसिटिक एसिड, सीधा लिख दूँ ना। और माइनस के क्या है, एसिड डिवाइड बाई एसिड। तो एसिड से एसिड कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, इस पूरे की वैल्यू 1.12, और एसिड से एसिड कैंसिल हो गया 1, अपना आंसर आ जाएगा 0.12। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 0.12 इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, जिस क्वेश्चन में आपको कहा गया है आपको वेपर प्रेशर एंड द मोलर प्रेशर। अच्छा ये तो वहाँ से आ गया अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रोल्टला से, रोल्टला लग जाता है इसमें। ये कॉलिगेटिव पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपका गिवन मास होगा, नीचे इसका मोलर मास होगा। इसका मोलर मास ऊपर जाएगा और इसका गिवन मास नीचे रहेगा। वैल्यूज पुट करनी थी। देखो इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है अपने को, इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है 0.125 से लेकर, ठीक है इनिशियल प्रेशर। पर एक ना प्रॉब्लम है, मुझे चेंज करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर को। इसमें ये गड़बड़ थी, मतलब यूनिट देखते ही पता चल जाएगा ना, ग्राम मोल इनवर्स में हमें काम करना है, तो यूनिट चेंज करो। आपको दे रखा है 0.125, एटमॉस्फेयर को किस में करना पड़ेगा, MmHg में। MmHg में करेंगे तो कितना आएगा 90। मेरी एक वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना कि ऐसे एटमॉस्फेयर को Hg में कैसे किया, ठीक है उसको ज़रूर देखना सभी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे चैनल पर पेज पे रहती है वो वीडियो कि एटमॉस्फेयर को Hg में कैसे करेंगे, ठीक है। इट्स अ 90.44। तो पी नोट कितना आ गया अपना 95, ये कितना आ गया 90.44, नीचे कितना आ जाएगा 95। गिवन मास कितना दे रखा है, एक बेंजीन है और दूसरा मेरे पास क्या है, कोई अननोन सब्सटेंस है, ठीक है वो कितना दे रखा है, उसका वैल्यू 6.40। तो मैं इसको लिखूंगी यहाँ पे कि ये तो दे रखा है 6.40, पर उसका मास नहीं मुझे पता। इसका मास पता है कितना, बेंजीन दे रखी है 78 ग्राम, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो भी 78 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, छोटे एम का वैल्यू यानी मास ऑफ द सब्सटेंस निकल सकता है 126.93 ऑक्सैलिक एसिड के नियर अबाउट ऑक्सैलिक एसिड के आ गया। और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सैलिक है, मैंने वैसे का अंदाजा बताया अपना। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कहा गया है, क्या कहा है इसमें, कहता है वैंडरवाल इक्वेशन द क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके हमें पीसी क्या दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर और पीसी, ठीक है हमें टीसी दे रखा है, हमें पीसी दे रखा है, हमें वॉल्यूम निकालना था ऑफ द मॉलिक्यूल। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ कराती हूँ। तो बच्चा आपको पीसी का वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁵ पास्कल, ठीक है इसको चेंज कर लेते हैं 5 × 10⁶, ठीक है एटमॉस्फेयर में करना है ना, एटमॉस्फेयर करने के लिए 9.8 × 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर। कुल मिलाकर अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 49.34 एटमॉस्फेयर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको डायरेक्ट भी सिखा रखा है कि पास्कल को एटमॉस्फेयर में कैसे करते हैं। अब मेरे को पता है कि क्रिटिकल यानी कि पीसी का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पीसी का फॉर्मूला पता होता है A/27 B² होता है, ठीक है और ये पीसी किसके बराबर दे रखा है 49.34। आपको टीसी का फॉर्मूला पता होता है 8A/27 RB, 8A/27 RB, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का रेशो ले लेते हैं। हमने रेशो लिया TC/PC लिया, TC/PC लिया, अपने को आंसर आएगा 8B/R 150 डिवाइड बाई 49.34। डायरेक्ट ही कर दिया मैंने क्योंकि ये कितना दे रखा है नियर अबाउट 150। सॉल्व कर दिया मैंने इसे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8B/R इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 49.34।
हमें अगर यहाँ से b का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 150 r से मल्टीप्लाई करेंगे। r का वैल्यू कितना दे रखा होगा, 8.314, क्योंकि लीटर वगैरह में सब दे रखा है। टाइम यूनिट देख लिया करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यूनिट होती है। और अगर आपकी यूनिट पे पूरी कॉन्फिडेंस है, उसके लिए आप वीडियो देख लेना, बहुत बढ़िया है। मेरा यूनिट वहीं से तैयार है, देखते ही पता चल जाएगा कि हमें यूनिट चेंज करनी है, उसको बार बार देखना है वीडियो को, तब पता चलता है। तो ये अपना बी आ गया, यहीं पे कर लेते हैं, बी आ गया। हमें क्या पता है, ये बी का वैल्यू आया ना। अगर मैं बी की वैल्यू को बात करूँ तो मुझे निकालना है 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए, मुझे 1 मोल ऑफ गैस के लिए निकालना है। ये मेरा बी आ गया और मुझे 1 मोल ऑफ गैस के लिए निकालना है, ठीक है। बी का वैल्यू आया 0.031 लीटर मोल इनवर्स। अगर मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है 1 मोल के लिए, वॉल्यूम निकालना है 1 मोल के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 0.031 को पहले तो 1 मोल से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो 0.031 लीटर आ गया। लीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देते हैं। लीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो लीटर को एंगस्ट्रॉम में करके अपना ये आंसर आया, ठीक है। लीटर का एंगस्ट्रॉम 3 पॉइंट प्लस का ही आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, ठीक है। 3.1 इंटू 10⁻27 नहीं आएगा, नहीं 7 तो नहीं आएगा, 1 मिनट, 10 होता है ना ये, और ये लीटर हो गया, तो ये आएगा 1 2 25 आएगा। एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 25 आएगा, फिर भी एक बार आप देख लेना सब, ठीक है। ये आ गया एंगस्ट्रॉम। अब मुझे किसके लिए निकालना है, वॉल्यूम निकालना है एक मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल का मतलब है एक मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। एक मॉलिक्यूल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। जब मैंने इसे सॉल्व किया ना तो मेरा आंसर आया 51.5 ए क्यूब। मेरा आंसर आया 51.5 ए क्यूब, एंगस्ट्रॉम क्यूब। यहाँ पर भी एंगस्ट्रॉम क्यूब रहता है इसमें ना, जब आपने चेंज किया था लीटर को एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि आपको पता है कि लीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है, या जो भी आप जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हो उसे। तो ये आपका फाइनल आंसर आता है 51.1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर एंगस्ट्रॉम क्यूब निकालना था 51.5, जो भी आपका आंसर आएगा नियर अबाउट इसका आंसर आता है। तो अभी मैंने IIT JAM का पूरे 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए, और मैंने 2021 का पेपर भी पूरा सॉल्व कर रखा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, ये पेपर उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा होता है, और उन्हें सिर्फ अप्रोच सीखनी है कि कैसे पेपर आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है कि यहाँ पर आपने ऐसे कैसे कर दिया, देखो ये क्या है, शॉर्टकट है। मैंने जो पेपर दिखाया है आपको, डिटेल सोल्यूशन जो दिया है, क्योंकि हर एक के शॉर्टकट होते हैं। मतलब जैसे मेरा शॉर्टकट था, इसी क्वेश्चन में लगा लीजिए। अब मेरा शॉर्टकट था कि मैंने क्या किया, TC को PC से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि एक ही बात है, मुझे रेशो निकालनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक टीचर का, हर एक बंदे का अपना कंसेप्ट होता है। तो मैंने अपने पॉइंट से पूरे पेपर को सॉल्व किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता रही हूँ अवेलेबल है, अदरवाइज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सीधा मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और अगर आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो अब डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में आपकी अप्रोच सही रहेगी कि कैसे करते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो IIT JAM जो हमारा पेपर है उसके लिए हर एक वीडियो आएगी, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करते हैं, वो सब आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल पर मिलेगा। तो कनेक्ट रहिए अलियम केमिस्ट्री चैनल के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर मेरी मेहनत ये जो मैंने 2.5 घंटे लगातार आपके सामने वीडियो बनाई है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।